पा रहा। सर अब आप कर पाएंगे, प्लीज चेक। ठीक, YouTube लाइव, राइट। So I welcome all participants on the fourth day of our special class on accountancy made easy. This class is absolutely free by Profound Mentors academic vertical, and you can please download the ebook from the Profound Mentors Play Store पर जाकर Google Play Store. From there you please download the Profound Mentors application, and in that application all the registered participants who have filled the Google form, they will get this book free of cost at a very okay. So here we start with today's session. Right. Thank you. So आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है जर्नल एंट्रीज एपिसोड नंबर 1। अभी तक जो हमने सीखा था एक अकाउंटिंग साइकिल जो प्रोसेस था वो अकाउंटिंग इक्वेशन का था। उसमें हम क्या करते थे, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि एक मार्केट से एक रजिस्टर ले आते थे, उस पर लाइंस ड्रॉ कर लेते थे, या मार्केट से आपको रजिस्टर मिल जाएगा पहली कॉलम्स वाला। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख देते थे कैपिटल, डेट, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। लायबिलिटी कुछ भी हो सकती हैं, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ भी हो सकती हैं। और राइट हैंड साइड पे होती थी एसेट्स। एसेट्स में कैश हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, डेटर्स हो सकते हैं, फर्नीचर, कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है। और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुआ करती थी उन ट्रांजेक्शन्स को हम इक्वेशन में प्लेस कर दिया करते थे। तो आप देखते तो हर एक ट्रांजेक्शन किसी एसेट को कम कर देती थी, किसी एसेट को ज्यादा कर देती थी, किसी लायबिलिटी को कम कर देती थी, किसी लायबिलिटी को बढ़ा देती थी। ये ढंग से चल रहा था। और जब क्लोज होती थी बुक्स 31 मार्च को, तो जो लास्ट वाली इक्वेशन होती थी हम उसको टी प्रेजेंटेशन देते थे। लेफ्ट हैंड साइड पे कैपिटल एंड सारी लायबिलिटीज की लिस्ट बना देते थे, और राइट हैंड साइड पे हम बना देते थे एसेट्स की लिस्ट, और दोनों का टोटल इक्वल होता था। और एक फॉर्मूला लगा दिया करते थे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस फ्रेश कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा निकल आया करता था। और वो बुक्स लेके जितना भी इनकम टैक्स बनता था उसका हम जितना भी टैक्स ड्यू होता था इनकम टैक्स या प्रॉफिट के हिसाब से, वो हम बैंक में जमा करवा दिया करते थे, और वो रिसीट संभाल के रख लिया करते थे। और बैलेंस शीट एक अलग से पेपर में बना लिया करते थे, और प्रॉफिट एक अलग से पेपर पे कैलकुलेट कर लिया करते थे। और जितनी भी रसीदें थी जिन्हें वाउचर्स बोला जाता है उनको संभाल के रख लिया करते थे। तो इस साल की 1 अप्रैल से 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक फॉर एग्जांपल, तो आपने वो रजिस्टर ले लिया इक्वेशन का, रिसीट ले ली इनकम टैक्स डिपॉजिटेड की, और वाउचर्स और रिसीट्स रख ली, और बैलेंस शीट और प्रॉफिट वो लेके हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, सरकार से, भारत सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से डेट ले लिया करते थे। और उस डेट पे आपको आईटीओ जाना पड़ता था, इनकम टैक्स ऑफिस, और वहां जाके वो इनकम टैक्स ऑफिसर जो अलॉटेड होता था वो आपकी सारी बुक चेक करता था कि सब ठीक है, ठीक टैक्स जमा करवाया, तो स्टैंप लगा दिया करता था। ये सिस्टम होता था। पर बाद में मैंने क्या बताया आपको, नहीं, ये वाला जो सिस्टम है अकाउंटिंग इक्वेशन का एक्चुअली एक्सेप्टेबल नहीं है लॉजिकली, उसमें कोई गलती नहीं है, पर उसमें कई इंफॉर्मेशन निकल नहीं पाती, उसमें हेरा फेरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर कोई करप्ट है बिजनेसमैन तो वो गड़बड़ कर सकता है। तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसे अलाउ नहीं करती। वो सिर्फ अलाउ करती है हमें डबल एंट्री सिस्टम। तो अब हम सीखने जा रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। ये ज्यादा साइंटिफिक है और ये हम सीखने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जर्नल एंट्रीज एपिसोड नंबर 1। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू फाइंड द प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी यही जानना चाहता है कि आपने कितना कमाया, टैक्स ठीक ढंग से सरकार को पे किया या नहीं पे किया, और दूसरी बात है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये सिर्फ सरकार को नहीं, हमें भी खुद भी जानना था। अगर मैं अपनी शॉप चला रहा हूँ तो मुझे पता तो हो मैं कितना कमा रहा हूँ, कितना गवा रहा हूँ। ये बात तो पता होनी चाहिए ना। तो वो उसके थ्रू ही पता लगती है, मेरी किताबों के थ्रू ही पता लगेगी। और फाइनेंशियल पोजीशन आप जानते हो मींस बैलेंस शीट। तो अगर सपोज अगर आप भी देखिए, अगर आप कुछ पेपर्स वगैरह देते हैं, आप एग्जाम किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप भी तो जानना चाहते हैं ना
कि आपके कितने मार्क्स आए, आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, और आपके टीचर भी जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे यही पोजीशन है कि एक तो प्रॉफिट का हमारा इंटरेस्ट होता है जानने में, और दूसरा इंटरेस्ट होता है सरकार का। एनी हाउ, फाइनेंशियल पोजीशन मींस द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। आपको पता ही है, इसे पोजीशन स्टेटमेंट भी बोला जाता है, बैलेंस शीट को। वो हमारे को क्या बताता है कि कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। जस्ट अ मिनट, सॉरी थोड़ा फोन गया। अच्छा, अब इसमें क्या किया जाएगा, उसमें क्या होता था, अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है कि ट्रांजेक्शन्स को प्लेस करते थे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में, और ठीक साल के एंड में क्या करते थे, उसी लास्ट इक्वेशन को बैलेंस शीट बना दिया करते थे और फॉर्मूला लगा के प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे। ये अकाउंटिंग साइकिल था। अब यहां पर अकाउंटिंग साइकिल क्या होगा, ट्रांजेक्शन्स को पहले जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट करेंगे। अब आप कहोगे कि जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, हैव पेशेंस, आज ही पता लगने वाली हैं। और जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर पोस्टिंग कर दी जाती है। तो लेजर पोस्टिंग शायद कल आपको समझा देंगे, आज कोशिश करेंगे। और लेजर पोस्टिंग के बाद बनेगी ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद बनेंगे फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट भी निकल आएगा और बैलेंस शीट भी निकल आएगी। तो अब हम जो है, so by using the above accounting cycle of journal entries, we can maintain the proper books of any firm। आप किसी भी फर्म की जो है आप अकाउंटिंग कर सकते हैं इस पे। इन अदर वर्ड्स, अकाउंटिंग ऑफ एनी फर्म कैन बी डन यूजिंग द अबव अकाउंटिंग साइकिल। अच्छा, इसमें क्या होगा कि एज पर दिस साइकिल एवरी ट्रांजेक्शन इज कन्वर्टेड इनटू जर्नल एंट्री। अब आप ये सोच रहे हो कि जर्नल एंट्री एक्चुअली होती क्या है। एक्चुअली जो अकाउंटेंसी है, ध्यान रहे, अकाउंटेंसी इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। ये हमारे अगर जो पहले हम सीख रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें डबल एंट्री का कोई रोल नहीं था। ये जो है अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि उसमें हर एक चीज की डबल एंट्री हो जाएगी। कहने का मतलब है हर एक ट्रांजेक्शन को स्प्लिट हो जाएगा, एक अलग पार्ट हो जाएगा, दो पार्ट्स होते जाएंगे, इसलिए इसे डबल एंट्री सिस्टम बोला जाता है। ये जो आप अकाउंटेंसी सीखने जा रहे हो, ये डबल एंट्री सिस्टम है। अगर आपसे पूछता भी है कि व्हाई इट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम, तो आप ये कहोगे कि हर एक एवरी ट्रांजेक्शन splits into two parts। Splits into two parts means two entries or two accounts or two parts। That's why it is called double entry system। So इसमें क्या होगा कि every transaction, business transaction, naturally business की जो dealings है, have got two or double aspects, that is debit and credit। अगर मैं बड़ी सिंपल सी भाषा में बताऊं तो हर एक ट्रांजेक्शन के दो पार्ट्स होंगे, एक डेबिट पार्ट और एक क्रेडिट पार्ट। उसके क्या क्या नाम होंगे, एक पार्ट को बोलेंगे हम डेबिट और दूसरे पार्ट को बोलेंगे क्रेडिट। अब ये डेबिट या क्रेडिट क्या होते हैं, जल्दी मैं बताने वाला हूं आपको। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव गॉट टू और डबल एस्पेक्ट्स, डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट। और कई बार ये बोला जाता है कि दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट को डेबिट बोलते हैं, दूसरे पार्ट को क्रेडिट बोलते हैं। और कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि एक पार्ट को डेबिट अकाउंट बोलते हैं और दूसरे पार्ट को क्रेडिट अकाउंट बोलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। इसलिए इसे डबल एंट्री सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन स्प्लिट हो जाती है, एक डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट, या कहीं डेबिट अकाउंट और एक क्रेडिट अकाउंट। अच्छा, इसमें और एक बात है कि फाइनल अकाउंट्स, अभी मैंने बताया कि फाइनल अकाउंट्स इसमें बनाए जाएंगे लास्ट में। उस फाइनल अकाउंट्स का एक पार्ट होगा बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट्स बोलिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलिए, वो एक ही बात होती है। फाइनल अकाउंट्स और फाइनल अकाउंट्स दे आर वन एंड सेम थिंग। अच्छा, आप ये जानते हो कि अंडर डबल एंट्री कंसेप्ट फर्म एंड ओनर आर डिफरेंट पर्संस। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको इस बात को एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे यहाँ डबल एंट्री सिस्टम में चलेगा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का मतलब है कि फर्म एक सेपरेट पर्सन है और उसका ओनर एक सेपरेट पर्सन है, दोनों डिफरेंट पर्सन हैं। और जो अकाउंटिंग की जाती है वो फर्म की नजर से की जाती है, ना कि ओनर की नजर से। और दूसरी बात है कि कानून की नजर में भी जो है फर्म एक अलग व्यक्ति है और ओनर एक अलग व्यक्ति है। सो ओनर इज अ रियल पर्सन एंड फर्म इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। Accounting is done from the point of view of the firm as per separate entity concept। इसमें एक और टर्म आएगी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर इन द फर्म। आपने कैपिटल वर्ड सुना, आपको पता ही है कि जो अपने रिसोर्सेज से जो हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसे कैपिटल बोला जाता है। पर एक वर्ड और होता है इन्वेस्टमेंट। जनरली लोगों को इन्वेस्टमेंट और कैपिटल में कंफ्यूजन रहता है। वो सोचते हैं, अधिकतर वैसे लोग सोचते हैं जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाले हैं, वो सोचते हैं एक ही बात है। अगर आप किसी से पूछो कि कितनी इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, जी 50 लाख लग गए,
और कैपिटल कितनी की लगी, वही एक ही तो बात है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं, ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग में कैपिटल ऑफ द ओनर इन द फर्म एक अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर इन द फर्म एक अलग चीज है। जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें कैपिटल भी होती है आपकी, और जितने लॉन्ग टर्म लोन्स ले रखे हैं वो भी बीच में ऐड कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बुक शॉप स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास अपने 1 लाख रुपए थे और 80,000 मैंने बैंक से लोन ले लिए 5 साल के लिए, लॉन्ग टर्म लोन हो गया ना, और 20,000 रुपए मैंने अपने दोस्त से ले लिए सिर्फ 6 महीने के लिए, तो 20,000 शॉर्ट टर्म लोन, 80,000 लॉन्ग टर्म लोन, 1 लाख माई कैपिटल। पर इसमें मेरी कैपिटल वो 1 लाख है, पर मेरी इन्वेस्टमेंट होगी 1,80,000, क्योंकि 1 लाख मेरे अपने लगे हुए हैं, 80,000 लॉन्ग टर्म लोन भी लगे हुए हैं, तो 1,80,000 1,80,000 मेरी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। तो एक आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट और उसमें फर्क होता है। और एक बात और होती है कि कैपिटल भी एक बिजनेस की, फर्म की एक लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? लायबिलिटी मीन्स द मनी पेबल इन फ्यूचर, जो हमने फ्यूचर में पैसा पे करना है किसी को, वो हमारी लायबिलिटी होती है। जैसे सिंपल सी भाषा में बोलते हैं ओइंग्स, ओइंग्स मीन्स जो पैसे देने होते हैं। तो जो फर्म की लायबिलिटी होती है, जो क्रेडिटर्स, उसमें कैपिटल भी आती है। तो कैपिटल भी एक फर्म की लायबिलिटी है, पर ये इंटरनल लायबिलिटी है, क्योंकि ये फर्म जो अपने ऑनर से पैसा लेती है उसे कैपिटल बोलते हैं, और उसे लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। आपने देखा इक्वेशन में भी लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, बेसिकली कैपिटल भी लायबिलिटी होती है, पर ये इंटरनल लायबिलिटी होती है। किसी बाहर वाले को पैसे नहीं देने, अपने ही ऑनर को पैसे देने हैं। अब ये ऑनर को जब पैसे देने हैं, कब वापस करने हैं? ये तब वापस किए जाएंगे जब बिजनेस बंद होगा, अदरवाइज कभी वापस नहीं करने, इसलिए इसे इंटरनल लायबिलिटी भी बोला जाता है। अब हम ये देखते हैं कि रूल्स फॉर मेकिंग जर्नल एंट्री सॉरी, तो मैंने बोला था कि पहले पहले ट्रांजेक्शन को क्या किया था, उसको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने का मतलब है उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देना, एक डेबिट पार्ट और एक क्रेडिट पार्ट। तो ये मैं आपको रूल्स बताने जा रहा हूँ, स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा, ये रूल्स आ रहे होंगे। फॉर मेकिंग जर्नल एंट्री द ट्रांजेक्शन इज प्लेस्ड ऑन दिस ऑर्डर। आपकी जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उसको आप एक इसमें इस ऑर्डर में, आप ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि तीसरे वाला पहले अप्लाई करने की कोशिश करो। आप पहले अप्लाई करोगे डेबिट ढूंढ, क्योंकि ट्रांजेक्शन का आपने एक डेबिट पार्ट ढूंढना है और एक क्रेडिट पार्ट ढूंढना है। सबसे पहले आप देखोगे डेबिट पार्ट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर इसमें मिल रहा हो तो ठीक है, नहीं तो नीचे उतरिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो फर्म में आया उसे डेबिट कर दीजिए। अगर ये भी नहीं मिलता तो आप नीचे चले आएंगे, डेबिट द रिसीवर, इसमें कहीं भी मिल जाएगा आपको। फिर आप उसका क्रेडिट पार्ट ढूंढेंगे उस ट्रांजेक्शन का, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और अगर ये आ गया तो ठीक है, छोड़ दीजिए। अगर ये नहीं फिट हो रहा तो आप आ जाएंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो फर्म से चीज बाहर गई है उसे क्रेडिट कर दीजिए। अगर ये भी नहीं फिट बैठ रहा तो आप देखेंगे क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है उसे आप क्रेडिट कर दीजिए। सो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट। अच्छा, इसका ऑर्डर आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि पहले आप डेबिट ढूंढ रहे हो और सीधा देखो डेबिट द रिसीवर, तो आपकी जर्नल एंट्री गलत हो जाएगी। सो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, आपको ये थोड़ा रट्टा लगाना पड़ेगा वैसे तो रट्टा लगाने वाली, क्रैमिंग वाली बात टीचर को कभी नहीं करनी चाहिए। टीचर को हमेशा ये कहना चाहिए कि आप समझने की कोशिश कीजिए, पर ये वाकई क्रैमिंग वाली बात है, क्योंकि जैसे आपको अल्फाबेट सिखाए जाते हैं कि इंग्लिश के ए ऐसे लिखा जाता है, बी ऐसे लिखा जाता है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। ये आपको वाकई क्रैम करना पड़ता है, तो ये पार्ट भी आपको क्रैम करना पड़ेगा कि डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब कोई चीज आती है तो उसे डेबिट कर दीजिए, बना दीजिए। अगर कोई चीज जा रही है तो उसे क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर आपसे किसी ने रिसीव किया तो उसे डेबिट कर दीजिए, अगर आपको किसी ने कुछ दिया तो उसे क्रेडिट कर दीजिए। सो इन जर्नल एंट्री मिनिमम 2 आइटम्स, जिन्हें अकाउंट्स भी बोला जाता है, गेट इन्वॉल्व। हर एक ट्रांजेक्शन स्प्लिट हो जाएगी 2 पार्ट्स में, एक डेबिट पार्ट और एक क्रेडिट पार्ट। उसे क्या बोलेंगे? डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट। सो डेबिट इज रिटर्न एज डीआर, जैसे डॉक्टर लिखते हैं, डेबिट का एक शॉर्ट फॉर्म डीआर भी होता है, और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म होती है सीआर। इन जनरल एंट्री में हम डेबिट क्रेडिट ये वर्ड यूज करेंगे, तो इसका मतलब डेबिट क्रेडिट ही कहलाएगा। सो फॉलोइंग द फॉर्मेट और लुक ऑफ द जनरल एंट्री, जैसे आपने देखा था ना कि अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या लुक होता था, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे कॉलम बने होते थे, कैपिटल एंड लायबिलिटीज और यहाँ एसेट्स के। ऐसे इसका भी आपको जो है, आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये फॉर्मेट होगा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए। पहला कॉलम डेट का होगा, दूसरा पर्टिकुलर्स का, तीसरा एलएफ, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, और फिर होगा डेबिट अमाउंट, फिर होगा क्रेडिट अमाउंट। सपोज एक ट्रांजेक्शन है, उसको हम डेबिट क्रेडिट में स्प्लिट करना सीखते हैं। ए स्टार्ट्स बिजनेस विद कैश ₹5,000,
इसका मतलब ये हुआ कि ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 5,000 रुपीज से। इसका मतलब ए ओनर होगा, बिजनेस तो वही स्टार्ट करता है ना, एम्प्लॉय तो ना स्टार्ट करता है बिजनेस। तो ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 5,000 रुपीज से। अब इसकी हमें किसकी तलाश है, एक डेबिट की और एक क्रेडिट की। सबसे पहले हम ये ढूंढते हैं डेबिट को। सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ, जब ए ने 5,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, व्हाट इट मीन्स, ए घर से 5,000 रुपये लाया और उसने फर्म को हैंड ओवर कर दिया। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो इसका मतलब उसे कैपिटल का पैसा लगा रहा है। इसका मतलब ये हुआ ए स्टार्ट्स बिजनेस विद कैश, का मतलब ये हुआ कि ए इंट्रोड्यूस्ड ₹5,000 एज कैपिटल। तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा, ये इसका मतलब जब भी कोई बोले कि ए स्टार्ट्स बिजनेस विद कैश, इसका मतलब ए द ओनर एंड ए ब्रॉट ₹5,000 कैश फ्रॉम हिज होम, हिज ओन रिसोर्सेज एंड गिव इट टू द फर्म, ताकि बिजनेस किया जा सके। तो इसको हम जो है एक डेबिट की तलाश करते हैं और एक क्रेडिट की। सबसे पहले डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर फर्म में कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हुए हैं तो उसे आप डेबिट कर दीजिए। अब ए अपने घर से 5,000 रुपये लाया, उसने फर्म को दे दिया, इसमें लॉस वाली तो बात नहीं है, आप नीचे आइए, ये फिट नहीं बैठ। डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर फर्म में कुछ आया तो उसे डेबिट कीजिए। देखो, एक घर से 5,000 रुपये लाया कैश और उसने फर्म को हैंड ओवर कर दिए ताकि बिजनेस किया जा सके। वो अलग बात है कि फर्म जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, फर्म के बिहाफ पे वो बिजनेस करेगा, पर बिजनेस फर्म कर रही है, ना कि ए। इस बात का ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग की नजर में फर्म बिजनेस करेगी, ना कि ए तो उसकी हेल्प करेगा। सो क्या आया फर्म में, कैश आया कि नहीं, फर्म के पास कैश आया तो आप क्या करेंगे, कैश को डेबिट वाली साइड में लिख देंगे। मिल गया डेबिट। अब हम आते हैं क्रेडिट वाली साइड पे। क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। अगर फर्म में कोई इनकम हुई है, गेन हुई है, तो उसे क्रेडिट कर दीजिए। ए ने घर से 5,000 रुपये लेके फर्म को दे दिया, तो फर्म की ये इनकम नहीं मानी जाती, क्योंकि ये अल्टीमेटली लायबिलिटी है, पैसा वापस करना मालिक का। वो कब वापस करना, चाहे 50 साल बाद करना, बट दिस इज द लायबिलिटी। तो ये वही बात होगी, मैं अपने किसी दोस्त से 5,000 रुपये अगर उधार लेके आता हूँ तो घर आके सेलिब्रेट थोड़ा करूंगा मेरी इनकम होगी, और भैया आज नहीं तो कल पैसे वापस करने हैं। तो ये भी एक तरह से फर्म की लायबिलिटी है, इसमें इनकम वाली कोई बात नहीं है। फिर आप नीचे आइए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर फर्म से कुछ गया तो उसे क्रेडिट कीजिए। फर्म से कुछ गया नहीं, फर्म के पास तो आया है, गया थोड़ा ना। क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है, फर्म को देने वाला, उसे क्रेडिट कीजिए। फर्म को क्या दिया है, फर्म को कैश दिया गया, देने वाला कौन है, ए, जो कि ओनर है। तो ये हमें मिल गया, डेबिट भी मिल गया कैश और क्रेडिट मिल गया ए। अब देखो इसको प्रेजेंट कैसे किया जाएगा, कैश डेबिट हो गया और ए क्रेडिट हो गया। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब मैं 5 एंट्रीज करवा दूंगा तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर मैंने ये थोड़ा सा कन्वीनियंट के लिए क्या बना लिया, कैश डेबिट हो गया और ए क्रेडिट हो गया। पर ध्यान दें कि जर्नल एंट्री में कभी भी ओनर का नाम नहीं लिखा जाता। अगर ए इसमें ओनर है, उसके बजाय लिखा जाता है कैपिटल, क्योंकि ओनर का जितना भी पैसा फर्म की तरफ जाता है वो कैपिटल का पैसा होता है। इसलिए जर्नल एंट्री में कभी भी फर्म के ओनर का नाम नहीं लिखा जाता, बल्कि उसके बजाय लिखा जाता है कैपिटल। तो आप लिखेंगे कैपिटल। आप ये भी लिखते हैं एज कैपिटल, पर सबसे कन्वीनियंट है कैपिटल। तो डेबिट भी मिल गया और क्रेडिट भी मिल गया। अब हम देखते हैं कि इसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, लिखा कैसे जाएगा। तो वो लिखा जाएगा इस ढंग से। जर्नल एंट्री का आपके पास रजिस्टर पड़ा होगा, आप पहला दिन था और आपने अपने अकाउंटेंट को बोला कि भाई आज मैं 5,000 रुपये लाया हूँ और बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो नोट डाउन कर लीजिए अकाउंटेंट साहब। तो अकाउंटेंट साहब क्या करेंगे, एक बाजार से रजिस्टर लाए हुए नया, जर्नल एंट्रीज का प्रिंटेड मिल जाता है, उनसे पब्लिशर से या स्टेशनर से मिल जाता है। आप देखिए कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले लिखा जाएगा कैश, और ये जितने भी होते हैं ना, डेबिट मिलते हैं, क्रेडिट, इसके आगे A/C लिखा जाता है, मतलब अकाउंट, ये शॉर्ट फॉर्म होती है। तो कैश के आगे भी अकाउंट लिखा जाएगा, कैपिटल के आगे भी अकाउंट लिखा जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये मीनिंग हुआ। देखा हमने ट्रांजेक्शन के दो पार्ट्स कर दिए, एक डेबिट पार्ट बन गया और एक कैपिटल क्रेडिट पार्ट बन गया। डेबिट पार्ट क्या बना, कैश, और क्रेडिट पार्ट क्या बना, कैपिटल। तो इसमें कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो इसके आगे हमेशा अकाउंट लिख दिया जाता है। इस पार्ट को बोलते हैं टेक्निकली अकाउंट। जैसे बोला पार्ट ए पार्ट बी, ये क्या होगा, अकाउंट ए अकाउंट बी। इसमें अकाउंट वर्ड यूज किया था। डेबिट पार्ट को मीन्स डेबिट अकाउंट, और क्रेडिट पार्ट को बोला जाएगा क्रेडिट अकाउंट। तो इसमें क्या हो गया, कैश अकाउंट लिखा जाएगा। आप देखिए, अब आप ये अगर पूछेंगे कि ऐसा ही क्यों लिखा जाता है, टू क्यों लिखा जा रहा है, इसके बारे में मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये सेट फॉर्मेट है जो आपको याद करना पड़ेगा। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप इंग्लिश सीखने जाते हो और इंग्लिश के टीचर को अगर आप बोलोगे कि ए ऐसे लिखते हो, ऐसे करके,
उल्टा क्यों नहीं लिखते, वी करके फिर उसमें लाइन डाल दो। अब इसका तो टीचर के पास भी जवाब नहीं होगा, क्योंकि जो लेटर्स जैसे बनाए गए हैं तो वही तो आगे पास ऑन कर रहा है टीचर, तो वही मैं कर रहा हूँ। तो जिसने भी अकाउंटेंसी बनाई थी उसने ये सिस्टम बनाया था, ये वाला, कि ये एक उसका फॉर्मेट बनाया था, और वही फॉर्मेट जो है ये इटली में बना था, मे बी 1495 समथिंग लाइक दैट। तो 1500 से आज 500 साल हो गए इस सिस्टम को बने हुए, डबल एंट्री सिस्टम को। तो उसने जैसा बंदे ने फॉर्मेट बनाया था वही फॉर्मेट आज भी चल रहा है, थोड़े बहुत चेंजेस हो गए हैं, पर जनरल एंट्री का फॉर्मेट आज भी 500 साल पुराना है। तो वही हम आपको सिखाने जा रहे हैं। सो क्या लिखेंगे आप, कैश काउंट लिखिए, उसके आगे डीआर लिख दीजिए, थोड़ा सा स्पेस देके डेबिट कर दीजिए, और ये डेबिट अमाउंट है, इसमें आप 5,000 रुपये लिख दीजिए। इसको टेक्निकली क्या बोलेंगे, कैश काउंट डेबिट 5,000 रुपीज, ये मीनिंग बना। अब है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट तो नहीं लिखा जाता नीचे, बल्कि लिखा जाता टू कैपिटल अकाउंट, उसके आगे प्रीफिक्स लगा दिया जाता है टू। ये दिस इज द फॉर्मेट, आई कांट रिस्पॉन्ड कि ऐसा क्यों किया था, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा बनाया गया। तो थोड़ा सा स्पेस देखें ना, जैसे आप पैराग्राफ बनाते हैं इंग्लिश में, थोड़ा स्पेस देते हैं, उसके बाद आगे लिखा जाता है टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट की बजाय लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट, टू लिखा जाता है, और 5,000 आप क्रेडिट साइड में अमाउंट में लिख दीजिए। और नीचे जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय ए एज कैपिटल, ये इसको नरेशन बोलते हैं। आप बीइंग लिखिए, फॉर लिखिए, मत लिखिए, जैसे भी अच्छा लगे। बेहतर है कि अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल के टीचर को फॉलो कीजिए फॉर्मेट के लिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जनरल एंट्री थी, मुझे पता है अभी मुश्किल लगी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आज ही आपको जनरल एंट्री समझ आने वाली है। अच्छा, ऑनर्स नेम is never debited or credited in the journal entry. Instead, capital account and drawings account is used. ये मैं पहले बता चुका हूँ। जनरल एंट्री में यदि ऑनर का नाम आ जाए, इसमें ऑनर कौन है, ए, कभी भी लाइफ टाइम में अकाउंटेंट जो है ए का नाम नहीं लिखेगा जनरल एंट्री में। ए की बजाय या तो कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज करेगा अगर फ्रेश कैपिटल होगी, अगर उसने पैसे निकाले हैं फर्म से ड्रॉइंग्स के तो ड्रॉइंग्स अकाउंट वर्ड यूज करेगा। तो उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक जल्दी मिलने वाला है, आपके पास पहुंच जाएगा। पहले आप ये अपनी बुक डाउनलोड कर लीजिए, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जनरल एंट्रीज एपिसोड नंबर 2। अच्छा, अब ये बात करेंगे कि एक्सपेंसेस का क्या मीनिंग होता है। एक्सपेंसेस मीन रूटीन और रेगुलर स्पेंडिंग्स बाय द फर्म टू रन द बिजनेस। अब देखो, बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई बुक शॉप चला रहा हूँ तो मुझे कुछ रेगुलर स्पेंडिंग्स करनी पड़ेंगी, जिससे अगर वो नहीं करूंगा तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर दुकान किराए पे ले रखी है तो मुझे रेंट पे करना पड़ेगा हर महीने, और अगर मैंने एम्प्लॉय रखा हुआ है सेल्समैन, तो सेल्समैन की हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी, और अगर अकाउंटेंट रखा है तो उसे हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी। ये रेगुलर स्पेंडिंग्स है। और अब आप कहोगे कि रेगुलर माल भी तो खरीदना पड़ेगा, गुड्स परचेज करनी पड़ेगी, बुक्स, उन्हें एक्सपेंसेस नहीं मानते। जो बुक्स परचेज की जाती हैं वो एक्सपेंसेस नहीं होते। और ये जो वेजेस सैलरी, जस्ट अ मिनट, wages, salary, advertisement, etc., or example of expenses. These business spendings or expenses help the firm or business to earn profit. अगर आप ये खर्चे नहीं करोगे हर महीने रेगुलरली तो आप प्रॉफिट भी नहीं कमा पाओगे। सिंपल सी बात हो, मैं तो बिजनेस तो प्रॉफिट तो कमाना चाहता हूँ बुक शॉप से, पर मैं दुकान का किराया नहीं दूंगा, ये कैसे हो सकता है। आपको दुकान का किराया देना पड़ेगा अगर आपने कमाना है। और आपको जी मैं सेल्समैन नहीं रखूंगा तो आप हमेशा थोड़ा बैठे रहोगे दुकान पर। अगर कहीं बाहर जाना तो कौन संभालेगा दुकान, तो एक सेल्समैन रखना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी। अगर आप ये वाले रूटीन खर्चे नहीं करोगे तो आप पैसे भी नहीं कमा पाओगे। एक बात और मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि गुड्स, आपको फिर रिवाइज करवा रहा हूँ कि गुड्स का क्या मीनिंग होता है। गुड्स मीन्स द आइटम्स परचेज्ड ऑन ए रेगुलर बेसिस इन द बिजनेस टू सेल एट ए हायर प्रॉफिट टू मेक प्रॉफिट। आप जानते हो कि गुड्स कौन सी आइटम्स होती हैं जो रेगुलरली परचेज की जाती हैं, किस मकसद से, प्रॉफिट पे बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बुक शॉप है तो मैं रेगुलरली बुक्स खरीदता रहूंगा और आगे कस्टमर को बेचता रहूंगा हायर प्राइस पे, वही मेरा प्रॉफिट होगा। पर अगर मैं दुकान पे रैक लाता हूँ या एसी लाता हूँ, हर महीने एसी थोड़ा ना लाता रहूंगा, ये कभी कभार लाई जाती है, ये रेगुलर स्पेंडिंग्स नहीं होती। इसलिए जो बड़ी बड़ी आइटम्स
लॉन्ग टर्म आइटम खरीदी आती हैं उनको एक्सपेंसेस नहीं बोलते, बल्कि उन्हें एसेट्स परचेज बोलते हैं। तो गुड्स का मीनिंग जो रेगुलरली परचेज की जाती है, और गुड्स आर रिटर्न एज परचेजेस और सेल्स इन द जर्नल एंट्री। अभी हम जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं तो उसमें हो सकता है गुड्स आइटम आ जाए। तो जैसे मैंने बताया था कि जर्नल एंट्री में कभी भी ऑनर का नाम नहीं लिखा जाएगा, उसके बदले में कैपिटल वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर गुड्स डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं आपके जर्नल एंट्री में, उसके बदले में या तो परचेजेस लिखा जाएगा या सेल्स लिखा जाएगा। वो आप आइडिया लगा सकते हैं, जब सामान खरीदा होगा तो परचेज वर्ड यूज कर लेना, जब बिका होगा तो सेल्स वर्ड यूज कर लेना। और गुड्स परचेज्ड इज नॉट एन एक्सपेंस, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। अब एक क्वेश्चन करते हैं कि ए परचेज गुड्स फॉर 1000। ए आप जानते हो ओनर है दुकान का, उसने आज 1000 की गुड्स परचेज की। फॉर एग्जांपल बुक्स परचेज की, बुक्स सस्ती खरीद के और महंगी बेची जाती हैं। तो हमें किसकी तलाश है इस ट्रांजेक्शन में? हमें इस ट्रांजेक्शन के दो पार्ट करने हैं, और दो पार्ट कौन से होंगे? एक डेबिट पार्ट और एक क्रेडिट पार्ट। टेक्निकली क्या बोलेंगे कि एक डेबिट अकाउंट ढूंढना है और एक क्रेडिट अकाउंट ढूंढना है। तो देखते हैं फर्म में क्या हुआ। सबसे पहले डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस। अगर फर्म में कोई खर्चा या लॉस हुआ, डेबिट कर दीजिए। आज ए ने परचेज किया, दुकान में माल आया, 1000 रुपये कैश दिया, उसके बदले में माल आ गया, गुड्स आ गया, तो इसमें लॉस वाली क्या बात है? कोई लॉस नहीं। नीचे आओ, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कोई फर्म में कोई चीज आई है तो उसे डेबिट कीजिए। फर्म में आया ना, आज गुड्स आए हैं, आज हमने गुड्स परचेज किया तो फर्म में क्या आया? गुड्स आए हैं, तो आप यहाँ लिख दीजिए गुड्स। डेबिट मिल गया, अब हम क्रेडिट की तरफ जंप करेंगे। नीचे जाने की जरूरत नहीं डेबिट तरफ से, क्योंकि मिल गया हमें डेबिट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर फर्म को कोई इनकम हुई है तो क्रेडिट कर दीजिए। अरे भाई 1000 रुपये का दे के माल खरीदा, इसमें इनकम वाली क्या बात है? चोरी थोड़ा करके लाए हैं, या बगैर पैसे के थोड़ा ले आए हैं। तो पैसे देने, पैसे दिए हैं और उसके बदले में माल लेके आए, तो ना इनकम है ना गेन है। क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अगर फर्म से कुछ गया तो क्रेडिट कर दीजिए। फर्म से क्या गया? आज कैश गया ना। इस ट्रांजेक्शन क्या हुआ? माल आया, गुड्स आया और कैश चला गया, तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कैश चला गया तो आप कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट भी मिल गया गुड्स और क्रेडिट भी मिल गया कैश। अब इसको लिखेंगे कैसे? डेबिट मिल गया गुड्स और क्रेडिट क्या है? कैश। आप जानते हो कि कभी भी जनरल एंट्री में गुड्स वर्ड नहीं यूज किया जाता है, ना ऑनर का नाम लिखा जाता है ना गुड्स लिखा जाता है। गुड्स के बदले में या तो परचेजेस वर्ड यूज किया जाता है या सेल्स। क्योंकि ये क्लियर कट केस किसका है? परचेजेस का है, तो आप परचेजेस लिखेंगे। परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। अच्छा, जनरल एंट्री कैसे किया जाएगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब वैसे लिखा जाता है परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, पर जनरल एंट्री में क्या लिखा जाता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसा क्यों? टू क्यों लिखा? आगे टू लिख दिया था और साथ में थोड़ा सा स्पेस दे दिया था जनरल एंट्री, तो पैराग्राफ स्टाइल। सो प्लीज डोंट आस्क मी कि ऐसा क्यों है, ये एक सेट फॉर्मेट है जो आपको सिखाया जा रहा है। तो जनरल एंट्री क्या बन गई इसकी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, दूसरी क्या है? इसको हम जनरल एंट्री देखते हैं कि जनरल एंट्री में फॉर्मेट में कैसे लिखा जाएगा? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 बीइंग गुड्स परचेज्ड। ये नीचे नरेशन है, आप एक बार देख लीजिए। आप स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि जनरल एंट्री बनाने का क्या स्टाइल होता है। जो ट्रांजेक्शन थी, जो गुड्स परचेजेस की थी हमने 1000 की कैश परचेजेस, उसकी ये जनरल एंट्री बन जाएगी। अब दूसरी ट्रांजेक्शन, ए सोल्ड गुड्स कोस्टिंग ₹1000 फॉर ₹2000। ए ने जो है, जो कि ओनर है, उसने 1000 रुपए वाली बुक 2000 रुपए में बेच दी, सेल्स कर दी, 1000 रुपए कमा लिए। अच्छा, जबकि 1000 वाली चीज 2000 में बेची तो 1000 का प्रॉफिट हो गया, क्लियर कट। तो हम इक्वेशन में क्या किया करते थे? 1000 का प्रॉफिट कैपिटल बढ़ा दिया करते थे, कैपिटल प्लस कर दिया करते थे। पर ये तो अलग फॉर्मेट है, ये तो डबल एंट्री सिस्टम चल रहा है, इक्वेशन तो चल नहीं रही। तो जब भी जनरल एंट्री में सेल्स की एंट्री की जाती है, उस कोस्ट से आपका कोई लेना देना नहीं होता। ये जो लिखा हुआ है ए सोल्ड गुड्स कोस्टिंग ₹1000, आपको कोई लेना देना नहीं, आप भूल जाइए, इसे काट दीजिए कास्टिंग। बस आपके लिए जनरल एंट्री क्या बन गई? ए सोल्ड गुड्स फॉर ₹2000। ए ने आज 2000 रुपए का माल बेच दिया, गुड्स पर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैश सेल्स थी या क्रेडिट सेल्स थी? ये तो लिखा ही नहीं हुआ। जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप क्या मान लेंगे? कैश सेल्स, बशर्ते पार्टी का नाम ना दिया हो। अगर पार्टी का नाम दिया हो तो हम क्या मान जाते हैं कि क्रेडिट सेल्स है। अगर पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ तो हम क्या मान लेंगे? कैश सेल्स है। इसका मतलब आज ऑनर ने, इस दुकान के ऑनर ने क्या किया? 1000 रुपए का माल 2000 रुपए में बेच दिया। वो भूल जाइए 1000 का था या 50,000 का था, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो ट्रांजेक्शन क्या बनी कि आज इस दुकान के मालिक ने 2000 रुपए का कैश में सामान बेच दिया। तो अब हमें तलाश किसकी है?
डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। अगर फर्म में आज कोई खर्चा हुआ है या लॉस हुआ तो डेबिट कर दीजिए। नहीं, कोई सामान बेचना कोई एक्सपेंस या लॉस नहीं होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर फर्म में कुछ आया तो आप क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। देखो आज फर्म में क्या हुआ, आज फर्म में एक गुड्स गए, आउट हुए, और इन क्या हो गया, कैश आ गया। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्म में जो कुछ आया उसे डेबिट कर दीजिए। तो फर्म में क्या आया, कैश, कैश को डेबिट कर देंगे। अब हम सीधा क्रेडिट की तरफ जंप करेंगे, नीचे जाने की जरूरत नहीं, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि हमें डेबिट मिल गया। एक ही डेबिट होता है, एक ही क्रेडिट होता है। अब हम क्रेडिट की तरफ जाएंगे, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। अगर फर्म में कोई इनकम हुई है तो उसे आप क्रेडिट कर दीजिए। देखा जाए तो इनकम हुई है 1000 रुपीज की, पर जनरल एंट्री में क्या होता है कि कोर्स से कोई लेना देना नहीं, आप भूल जाओ। ट्रांजेक्शन क्या है कि आज 2000 की कैश सेल्स हुई है, हमें नहीं पता लॉस है या प्रॉफिट है, जबकि हमें पता है, पर जनरल एंट्री में इसको कोई कंसिडर नहीं किया था, तो आप भूल जाइए इसे। उसके बाद क्या, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, फर्म में अगर कुछ गया है तो आप उसे क्रेडिट कर दीजिए। फर्म से क्या गया है, फर्म से आज गया है गुड्स, तो आज जो क्रेडिट क्या कर दीजिए, गुड्स। फिर वही बात है, मैंने अभी बताया कि फर्म में गुड्स वर्ड नहीं यूज किया जाएगा, उसके बदले में या तो परचेजेस या सेल्स वर्ड यूज किया जाएगा। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, क्योंकि ये सेल्स का मामला है तो गुड्स की बजाय क्या वर्ड यूज करेंगे, सेल्स। तो हमें डेबिट भी मिल गया कैश, और क्रेडिट भी मिल गया सेल्स। तो कैश डेबिट और गुड्स की बजाय सेल्स क्रेडिट। या हम कहें कि कैश पार्ट डेबिट, सेल्स पार्ट क्रेडिट, या क्या बोले, कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब इसको जनरल एंट्री में क्या लिखने का स्टाइल होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट की बजाय क्या लिखते हैं, टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट के आगे टू लिख दिया जाता है और थोड़ा सा स्पेस दे दिया जाता है, जैसे पैराग्राफ में हमने सीखा हुआ है। अच्छा, इसको जनरल एंट्री में कैसे लिखा जाएगा, प्रॉपर फॉर्मेट में। अगर आप अकाउंटेंट हो तो आपने आज रजिस्टर हुआ ना आपके पास, तो आपके बॉस ने बोला कि भाई मैंने आज जो है 1000 का माल खरीदा और 2000 का माल बेचा है, तो आप क्या करोगे, पहली जनरल एंट्री क्या करोगे, यहाँ डेट लिख दोगे, मैंने डेट की बजाय सीरियल नंबर लिखा हुआ है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000, परचेज अकाउंट डेबिट 1000, और टू कैश अकाउंट 1000 मींस कैश अकाउंट क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड। नीचे क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट 2000 रुपीज। इसका मीनिंग क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 2000। नीचे नरेशन में क्या लिखा, बीइंग कैश सेल्स। तो ये ढंग से जनरल एंट्री बनाई जा रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा, परफेक्शन तो नहीं होगी अभी, और जनरल एंट्री हम करनी शुरू करेंगे तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी चीजें। आप पैरेलल वीडियोज भी जरूर देख लीजिएगा, और बुक डाउनलोड करके बुक भी पैरेलल जरूर पढ़िएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा। So in journal entry, goods account is never used. It should be written as either purchases or sales account. ये मैं पहले बता चुका हूँ. And in journal entry, the amount of debit and credit are always equal. That's why it is called double entry system. आपने देखा कि जैसे जनरल एंट्री में था, पहली जनरल एंट्री में क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 1000 ही डेबिट हो रहा था अमाउंट में, 1000 ही क्रेडिट हो रहा था। और दूसरी जनरल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 2000 पे डेबिट हुए और 2000 पे क्रेडिट हुए। जितना डेबिट अमाउंट होता है उतना ही क्रेडिट कर दिया जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम। अगर कोई बोले कि व्हाई दिस मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम, बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन कैरीज टू पार्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड बोथ आर इक्वल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन दो एंट्री में कन्वर्ट हो जाती है, एक डेबिट पार्ट में और एक क्रेडिट पार्ट में, या बोले टेक्निकली डेबिट अकाउंट में और एक क्रेडिट अकाउंट में। अच्छा, एक बात हो रहा है कि गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट इज नेवर शोन इन द जर्नल एंट्री। ये मैंने अभी बताया था कि 1000 का माल 2000 में बेचा, हमने 2000 की सेल दिखा दी, हम भूल गए कि हमने 1000 कमाया है, 10,000 कमाया। वो उसमें जनरल एंट्री में कभी भी प्रॉफिट मेंशन नहीं किया जाता जो गुड्स पे कमाया होता है। दिस प्रॉफिट इज नेवर शोन इन द जर्नल एंट्री, इट इज ऑलवेज शोन एट द सेलिंग प्राइस। जो भी माल बेचा है, सस्ता बेचा है, महंगा बेचा है, प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया, सेलिंग प्राइस पे दिखाया था। However, this profit made used to be shown in accounting equation. जबकि ये वाला जो प्रॉफिट होता था, 1000 वाला माल अगर 2000 में बेचा गया तो 1000 का प्रॉफिट हमारी कैपिटल बढ़ जाती थी अकाउंटिंग इक्वेशन के समय, जब हम वो अकाउंटिंग साइकिल सीख रहे थे। पर इस अकाउंटिंग साइकिल में, जनरल एंट्रीज के अकाउंटिंग साइकिल में, ये जो प्रॉफिट कमाया होता है गुड्स सेल्स पर, उसको कभी जनरल एंट्री में नहीं दिखाया जाता। इफ गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन लॉस, दिस लॉस इज नेवर शोन इन द जनरल एंट्री। जैसे आप प्रॉफिट नहीं दिखा रहे थे जनरल एंट्री में गुड्स का, ऐसे ही गुड्स का आप लॉस भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बस ये दिखा देते हैं कितने का माल बेचा, सेलिंग प्राइस पे दिखाया जाता है। कोस्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं होता जनरल एंट्री में। अगर आपको कोस्ट दे भी होगी तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। ऐसा भी है, आपके एग्जाम में कई बार टीचर करेगा कि सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 2000 ऑन कैश, कॉस्टिंग रुपीज 1000, ड्रॉ द जनरल एंट्री। आप कहोगे यार 1000 कमाया तो क्या किया जाए,
बस वहीं आप क्वेश्चन गलत कर दोगे और जनरल एंट्री गलत हो जाएगी, क्योंकि जनरल एंट्री हमेशा सेलिंग प्राइस पे दिखाई जाती है, कोर्स से कोई लेना देना नहीं होता। नाउ एट द टाइम ऑफ जनरल एंट्री, at the time of general entry of sales, only the selling price is considered, not the cost of goods. अब एक बात और बता रहे हैं कि डिस्काउंट के बारे में, कि डिस्काउंट क्या चीज होती है। आप देख रहे हो कि डिस्काउंट जो बिजनेस में दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, कैश डिस्काउंट और एक ट्रेड डिस्काउंट। ये मैं अभी आपको बताता हूँ। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जब हम किसी को डिस्काउंट, देखो जब भी डिस्काउंट दिया जाता है दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक डिस्काउंट देता है और एक डिस्काउंट रिसीव करता है। जो डिस्काउंट देता है उसके लिए लॉस हो रहा होता है और जिसको डिस्काउंट मिलता है उसको प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाजार में गया और बुक लेने गया और 200 वाली किताब मुझे 150 रुपए में मिल गई 150 में, तो मुझे तो 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया कस्टमर को, और वो 50 रुपए का कस्टमर दुकानदार के लिए क्या होगा, वो लॉस होगा। तो डिस्काउंट में एक पार्टी को गेन होता है और एक पार्टी को लॉस होता है, एक बात का ध्यान रखिएगा। तो डिस्काउंट बिजनेस में काफी दिए जाते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, कैश डिस्काउंट और एक ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मीन्स टू एक्सेप्ट लेस मनी देन प्रीवियसली एग्रीड अमाउंट। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं बुक शॉप चला रहा हूँ और मैं क्रेडिट सेल्स नहीं करना चाहता, मैं किसी को उधार माल नहीं बेचना है, पर करूं क्या? मैं जिस मार्केट में बैठा हूँ सारे उधार बेच रहे हैं, मुझे भी बेचना पड़ता है। अगर मैं अड़ जाऊं और बोर्ड लगा दूं आज नकद कल उधार, कृपया उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, तो आधे कस्टमर तो मेरे पास आएंगे ही नहीं और मेरा बिजनेस बैठ जाएगा। तो झक मार के मुझे जो है क्रेडिट सेल्स करनी पड़ती है, सबको करनी पड़ती है इस चक्कर में, क्योंकि मेरे आस पड़ोस के सारे मेरे कॉम्पिटिटर में सारे दुकानदार कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो एक काम है, क्योंकि कई बार पैसे डूब भी जाते हैं। तो एक स्टूडेंट आया, कहता जी अकाउंटेंसी की किताब दे दो। मैंने कहा ये लो, ये किताब है 1000 रुपीज की। क्या सर मैं पैसे आपको 1 महीने के बाद दे दूंगा। मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो जान लगा। मैंने कहा एक बात सुनो, शायद आपको हमारी स्कीम का पता नहीं है। आप देखो बोर्ड में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप अभी कैश पे कर देंगे तो हम आपको 5% जो है कम कर देंगे। तो कहता ठीक है, अगर अभी आप पे करोगे तो 950 पे करने पड़ेंगे, नहीं तो 1 महीने बाद आए ना 1000 रुपीज दे देना। और वो जो स्टूडेंट वो तैयार हो गया, कहता है 950 में अभी दे देता हूँ, क्योंकि 50 रुपए बचाने हैं। उसने मुझे 950 दे दिए, जबकि बुक की कीमत 1000 रुपीज थी। मेरा 50 रुपए का नुकसान हो गया, उसको 50 रुपए का फायदा हो गया। पर मुझे इनडायरेक्टली फायदा क्या हुआ, 1000 के लिए मेरे एक तो 1000 रुपये अटक जाते, पता नहीं देता ना देता, तंग करता, चक्कर 1 महीने के बजाय 2 महीने लगाया था, 3 महीने लगाया था, हो सकता ना देता, बेड डेट्स भी हो सकते थे। तो मेरे को तसल्ली है पैसा कम कमाओ बट पैसे तो आ गए ना मेरे पास। तो वो मेरे लिए गेन हो गया, उसके लिए एक्सपेंस उस स्टूडेंट के लिए, मेरे कस्टमर के लिए वो गेन है, पर मेरे लिए एक्सपेंस है। ये मैंने डिस्काउंट क्यों दिया? बिकॉज आई वांटेड टू रिकवर माय मनी फास्ट। जब आप फास्ट रिकवरी के लिए, अपनी कैश की रिकवरी के लिए अगर आप पैसे कम ले लेते हो, उसे कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो ये कैश डिस्काउंट का एग्जांपल था। सो कैश डिस्काउंट इज नॉट पॉसिबल इफ देयर इज नो क्रेडिट सेल्स और परचेजेस। एक बात और भी है, अगर हमारे मार्केट में, सपोज मैंने बताया था मैं दिल्ली में बुक शॉप चला रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल रानी बाग में, और वहां पर रानी बाग के जितने भी दुकानदार हैं कोई क्रेडिट सेल्स नहीं करता है, तो मैं भी नहीं करता क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स ही होती हैं। जब कैश सेल्स चल ही रही है तो उसमें कैश डिस्काउंट का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो तब दिया लिया जाता है क्विक रिकवरी के लिए। जब पैसे उसी टाइम ही काउंटर पे आ जाए तो हम डिस्काउंट किस बात का दें। तो ये कैश डिस्काउंट जनरली उन कस्टमर्स को दिया जाता है जो क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं, जो जिनको उधार सामान खरीदने की आदत होती है और उनसे जल्दी पैसे रिकवर करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है। सो कैश डिस्काउंट इज द रिवॉर्ड फॉर अर्ली पेमेंट। जल्दी पेमेंट का एक रिवॉर्ड होता है। कैश डिस्काउंट इज द बेस्ट टूल टू कलेक्ट कैश एट द अर्लीस्ट, क्योंकि अगर आपने किसी से जल्दी पैसे लेने हैं तो यही तरीका है। एक और भी तरीका हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल बंदे ने कहा कि एक 1000 रुपीज मेरे पास तो नहीं है, तो मैं तो 1 महीने बाद दे जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। जब वो घर पहुंचा मैंने उसे अगले दिन फोन किया कि आपने 1000 रुपीज मुझे अगले महीने देने हैं। कहता बिल्कुल देने हैं। तो मैंने कहा अगर आज आप दे जाते हो विद इन 2 डेज तो मैं आपको 5% छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी दे जाता हूँ, और वो मेरे को 950 मेरे काउंटर पर दे गया। तो 50 रुपीज का मुझे लॉस हो गया, उससे गेन हो गया। ये कैश डिस्काउंट ही है, क्योंकि इससे मेरी रिकवरी जो है फास्ट हो गया है। कैश डिस्काउंट इज एक्सपेंस फॉर द सेलर या सप्लायर या क्रेडिटर, ये सब के लिए वो क्या है,
एक्सपेंस होता है, क्योंकि अगर मैं सेलर हूं तो मेरे लिए एक्सपेंस है, पर कैश डिस्काउंट इज ए गेन फॉर द कस्टमर या डेटर कौन होते हैं, क्रेडिट कस्टमर्स, उनके लिए गेन होता है डिस्काउंट। और इसे जो बोलते हैं, मेरे लिए जो मैंने 50 रुपए आज लॉस खाया, मेरे लिए है डिस्काउंट अलाउड, और सामने वाले कस्टमर के लिए है डिस्काउंट रिसीव्ड। वो बाहर जाके क्या बोलेगा, आज मैंने डिस्काउंट रिसीव किया 50 रुपए का, और मैं क्या बोलूंगा आज कि मैंने 50 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है। और जो सेलर होता है या क्रेडिटर होता है, allows the discount for early recovery, और कैश डिस्काउंट इज अलाउड और प्रोवाइडेड बाय द क्रेडिट सप्लायर। कैश डिस्काउंट कौन अलाउ करता है? अगर मैं अलाउ कर रहा हूं तो मैं एक्चुअली क्रेडिटर था, तो जो कस्टमर होता है क्रेडिट कस्टमर वो डेटर होता है। अगर कोई क्रेडिट सेल्स कर रहा हूं मैं, तो सामने वाला कस्टमर मेरा डेटर बन जाएगा और मैं क्रेडिटर बन जाऊंगा। यही सिचुएशन होती है ना। तो ये जो सप्लायर जो होता है, जो सेलर होता है, जो क्रेडिटर होता है, उसके लिए हमेशा लॉस होता है। वो डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, अलाउ करता है, और वो जो सामने कस्टमर है या बोले डेटर है, वो डिस्काउंट रिसीव करता है। डिस्काउंट इज अर्न्ड और रिसीव्ड बाय क्रेडिट कस्टमर्स और द डेटर। डिस्काउंट अर्न और डिस्काउंट रिसीव्ड आर वन एंड सेम थिंग। तो कई लोग जनरली जो टेक्निकली वर्ड यूज किया था डिस्काउंट रिसीव्ड, आप देखोगे क्वेश्चन डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, पर डिस्काउंट अर्न भी लिखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम गेन एंड इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री। देखो डिस्काउंट अगर क्रेडिट होगा, तो अगर ये डिस्काउंट मेरे को 50 रुपए का आज लॉस हुआ है और मेरे कस्टमर को फायदा हुआ है, वो घर जाके जनरल एंट्री क्या करेगा, उसके लिए इनकम है, वो डिस्काउंट को क्रेडिट करेगा। पर मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट को डेबिट करूंगा। वजह, क्योंकि रूल क्या है जनरल एंट्री का, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो मेरे लिए डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा और उसके लिए डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा। और कस्टमर्स या जो डेटर्स होते हैं, रिसीव्स और अर्न द डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट। इसके थोड़ा सा और डिस्काउंट के बारे में मैंने दिया हुआ है। अच्छा, सपोज एक क्वेश्चन है कि 10,000 मैंने किसी से लेने थे, उसने कहा कि मैं 2 महीने बाद दे जाऊंगा। मैंने 1 हफ्ते बाद उसे एक मैसेज लिखा कि 10,000 रुपीज आपने मुझे देने हैं 2 महीने बाद। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप 2 महीने बाद दे दीजिए, पर मुझे पैसे की जरूरत है। अगर आप मुझे आज ही कैश दे देंगे, मैं आपको 2% छोड़ दूंगा। 10,000 का 2% कितना हुआ, 200। ये आपके लिए कैश डिस्काउंट हो जाएगा। वो बड़ा खुश हो गया। वो आया मेरी शॉप पे, कहता लो सर, आपका मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि 10,000 मैंने आपके देने थे, आप जो 200 छोड़ रहे हैं। उसने मुझे 9800 दिया और चला गया, और अकाउंट क्लोज हो गया उसका। अब उसने मुझे कोई लेना देना फ्यूचर में नहीं है। तो मेरे पास कितना कैश आया, 9800। अब आप देखिए जनरल एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। अगर फर्म में कोई खर्चा हुआ है तो लॉस हुआ है, उसे डेबिट कीजिए। तो डेबिट हुआ ना, आज खर्चा हुआ ना, 200 का खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया मेरा। तो आप क्या करेंगे, डिस्काउंट डेबिट कर। जब भी डिस्काउंट आ रहा हो पेमेंट के साथ, तो 2 डेबिट या 2 क्रेडिट हो जाते हैं। जनरली क्या होता है जनरल एंट्री में 99% क्या होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। पर इसे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। जब भी कैश डिस्काउंट इन्वॉल्व हो जाए बीच में किसी ट्रांजेक्शन में, तो या तो 2 डेबिट हो जाएंगे, डबल डेबिट आएगा या डबल क्रेडिट आएगा, पर अमाउंट दोनों का टोटल का इक्वल रहेगा। मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो डिस्काउंट 200 कर दूंगा मैं। फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास क्या आया आज, फर्म में क्या आया आज, कैश आया। तो कैश को आप डेबिट कर दीजिए, कितना, 9800। फिर आप क्रेडिट में जाइए, क्योंकि टोटल तो 10,000 थे ना। डेबिट द रिसीवर, हमारे से रिसीवर करने वाला कौन है, कोई नहीं है, बल्कि हमें तो गिवर है पैसे देने वाला। क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, हमारी कोई इनकम नहीं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारी फर्म से कुछ गया आज, कुछ नहीं गया। क्रेडिट द गिवर, ये पैसे हमारे पास है, इसका गिवर कौन था, कस्टमर। तो आप कस्टमर को क्रेडिट कर देंगे। तो क्या हुआ, डिस्काउंट डेबिट 200, कैश डेबिट 9800, कस्टमर क्रेडिट 10,000, क्योंकि डेबिट क्रेडिट इक्वल करना होता है। तो इसकी जनरल एंट्री होगी डिस्काउंट काउंट डेबिट, कैश काउंट डेबिट एंड बीज अकाउंट। सपोज कस्टमर का नाम था बी, तो आप क्या लिखेंगे, बीज अकाउंट। जस्ट अ मिनट। जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश काउंट डेबिट, डिस्काउंट काउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, क्योंकि जो भी क्रेडिट होता है उसके आगे 2 लिख दिया था ना, बीज अकाउंट क्रेडिट नहीं लिखाया था, टू बीज अकाउंट। तो इस टाइप से हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर इसे फॉर्मेट में ले जाएंगे, जनरल एंट्री में क्या होगा, कैश काउंट डेबिट 9800, डिस्काउंट काउंट डेबिट 200, टू बीज अकाउंट 10,000। आपने देखा टोटल डेबिट अमाउंट कितना हुआ, 10,000, क्रेडिट अमाउंट कितना हुआ, 10,000। क्योंकि ये गोल्डन रूल है, ये अकाउंटेंसी का ये डबल एंट्री सिस्टम है।
जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना अमाउंट क्रेडिट होगा, चाहे 10 डेबिट हो और 1 क्रेडिट हो, पर दोनों का अमाउंट इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज मेरे पास 9800 आए, 200 का लॉस हो गया, और बी से 10,000 रुपए का 10,000 रुपीज का अकाउंट क्लियर हो गया। नीचे क्या होगा, बी गुड्स सोल्ड ऑन डिस्काउंट बेसिस। ये वैसे ये जनरल एंट्री बिंग ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि होनी चाहिए इसका जो जनरल नरेशन होना चाहिए, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी ऑन डिस्काउंट। So narration is the narration in the journal entry gives more explanation about the transactions. वैसे नरेशन कोई जरूरी नहीं होता जनरल एंट्री में, बट फिर भी जनरली स्कूल में सिखाई जाती है। द अबव एंट्री इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री एज इट हैज मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट। जब भी अगर किसी जनरल एंट्री में जनरली जो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाली जनरल एंट्रीज होती हैं उसमें डबल डेबिट आ जाता है या डेबिट डबल क्रेडिट आ जाता है, इसे इसलिए कंपाउंड एंट्री बोला जाता है, सिंपल जनरल एंट्री नहीं बोला जाता। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास 9,800 आए, थोड़ी कल्पना करते हैं जो हमारा कस्टमर है, सपोज हमारा कस्टमर है वो स्कूल वाले हैं जो हमारे से बुक ले गए, 10,000 रुपए की बुक से ले गए थे। अब देखो स्कूल वाले क्या कर रहे होंगे, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके लिए डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। स्कूल वाले सोचो उनका खर्चा हुआ है, नहीं हुआ। डेबिट व्हाट कम्स इन, उनका कुछ आया नहीं। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, हम हैं, तो हमारा नाम लिख देगा ए। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यस उनके लिए इनकम है 200 की, और उनका क्या गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यस कैश गया 9800। तो वो जनरल एंट्री क्या करेंगे, क्लासिक बुक स्टोर डेबिट 10,000 टू डिस्काउंट 200 टू कैश 9800, एडम से जनरल एंट्री करेंगे वो। उनकी ये जनरल एंट्री होगी, एज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 9800 टू डिस्काउंट अकाउंट 200। सो गेन्स आर ऑलवेज क्रेडिट, आपको पता ही है रूल जनरल एंट्री में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अगर फर्म में कोई भी इनकम या गेन होती है वो क्रेडिट होती है। जैसे ये डिस्काउंट की सिचुएशन थी, ये बुक मैंने किसी स्कूल को बेची हुई थी, मेरी दुकान का नाम है क्लासिक बुक स्टोर, मैं बुक स्टोर चला रहा हूँ, ये 200 का मेरे लिए लॉस है और उसके लिए क्या है, गेन है स्कूल वालों के लिए। स्कूल वाले अपनी बुक्स में क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट को, पर मैं डिस्काउंट को डेबिट करूंगा क्योंकि मेरा तो लॉस है, उनके लिए गेन है। तो जितने भी होते हैं गेन्स को क्रेडिट किया जाता है, एंड इट इज, और उनके लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, और मेरे लिए क्या है, डिस्काउंट अलाउड। सो आप जानते हो एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, इट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड, मेरे लिए डिस्काउंट अलाउड होगा। अब हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। मैंने बताया था डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, एक कैश डिस्काउंट और एक ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, कैश की जल्दी रिकवरी के लिए, ताकि कभी फ्यूचर में बैड डेट्स ना हो रहे हैं, और सेकेंडली मेरे पैसे बहुत फंस जाएंगे। अगर मैं सबको उधार देता जाऊंगा सामान खरीद के, तो मेरे सारे बिजनेस में पैसे लगते जाएंगे, क्योंकि पैसे तो मेरे 2-2 महीने बाद आएंगे। तो ये कई बार कैश डिस्काउंट की ट्रिक खेली जाती है। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली तब प्रोवाइड किया जाता है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। जैसे मैं सपोज बुक्स बेचता हूँ, अकाउंटेंसी की बुक्स आया, कोई एक स्टूडेंट आया कि अकाउंटेंसी की बुक कितने की है, मैंने कहा 1000 रुपीज की, ठीक है, पर साथ में उसने इकोनॉमिक्स भी लेनी थी, तो मैंने कहा एक बार बोर्ड देख लो क्या लिखा हुआ है। कोई भी बंदा अगर मेरे से 1500 का ऊपर का माल ले लेगा तो मैं 10% छोड़ दूंगा। इसका मतलब अगर आप एक और बुक खरीद लेते हो इकोनॉमिक्स वगैरह की 500 रुपए की, तो आपको 150 रुपए बच जाएंगे, क्योंकि 1500 क्रॉस करते ही, और वो खुश हो गया, कहता हाँ मैं सोच रहा था इकोनॉमिक्स की बुक मैंने लेनी है अगले हफ्ते में, अभी ले लेता हूँ, दीजिए मुझे, आप कितने की है, मैंने कहा 500 की। 500 उसने 1500 में से 10% काटे और 1350 दे दिए। ये जो मैंने 150 का डिस्काउंट दिया है, मतलब 1500 रुपए, 1500 रुपीज लेने थे 2 बुक्स के, पर मैंने कितने लिए, 1350। ये था ट्रेड डिस्काउंट, और ये इसलिए डिस्काउंट दिया गया ताकि वो जो है ज्यादा माल खरीद सके, नहीं तो वो हो सकता है फ्यूचर में इकोनॉमिक्स की बुक खरीदने आता, मेरी बजाय कहीं और से खरीद देता, इस 10% के चक्कर में वो मेरे से खरीद गया। ये ट्रेड डिस्काउंट अक्सर आप जो है ये अमेजोन वाले भी दे रहे होते हैं, और आप किसी शोरूम में जाओ, मॉल में जाओ, तो ऐसे लिखा होता है ना, बाई 2 गेट 1 फ्री, या बाई 1 एंड गेट 50% डिस्काउंट ऑन सेकंड आइटम एटसेट्रा। ये सारे ट्रेड डिस्काउंट के होते हैं, क्योंकि वो क्रेडिट सेल्स तो करते नहीं है, वहां तो कैश सेल्स होती हैं, और वहां कैश सेल्स होती हैं तो कैश डिस्काउंट का सवाल ही नहीं पैदा होता मॉल में। हाँ, मॉल में ट्रेड डिस्काउंट चल रहे होते हैं, ये जितने भी आप ऐड देख रहे होते हो सब ट्रेड डिस्काउंट के एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, इस केस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ए सेल्स 1 टेलीविजन फॉर 10,000 रुपीज, एक टेलीविजन 10,000 का बेचता है। ही ऑफर्स टू हिज कस्टमर, बी उसका कस्टमर, दैट इफ ही बाइज 2 televisions he can sell for 19,000 instead of 20,000।
अब एज की दुकान है टेलीविजन की, वो कहता है कि 10,000 का एक टेलीविजन है, एक बंदा खरीदने आता है, कहता है जी आप दूसरा भी ले लीजिए तो मैं आपको 19,000 के दे दूंगा, आप एक ड्राइंग रूम में रख लीजिए, एक बच्चे के रूम में रख लीजिए, 2 टेलीविजन खरीदिए। तो उसको लगता है यार 1,000 मेरे बच रहे हैं, कहता बात तो सही है। वो कहता ठीक है आप मेरे 2 टीवी पैक कर दीजिए। मैंने उसको 2 टीवी पैक करके भेज दिया और 20,000 रुपीज की बजाय 19,000 रुपीज ले लिए। तो ये 1,000 का ये ट्रेड डिस्काउंट था। अब सवाल ये उठता है कि ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या होगा, मींस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, मींस जर्नल एंट्री क्या होगी। ट्रेड डिस्काउंट को ना डेबिट किया जाता है ना क्रेडिट किया जाता है, उसका जिक्र भी नहीं किया जाता। सिंपल सी बात है, आज हमने 2 टेलीविजन 19,000 के बेचे तो मैं जर्नल एंट्री क्या करूंगा, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 19,000, वही हो गया ना, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अगर आप इसे जर्नल एंट्री में उस फॉर्मूले में फिट करके देखेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नो। डेबिट व्हाट कम्स इन, नो। डेबिट द रिसीवर, मैंने आज माल बेचा और रिसीव किसने किया, बी ने। सपोज क्रेडिट सेल्स थी ये, तो बी को मैं लिख दिया मैंने बी, और क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, नो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यस, क्या गया मेरे आज दुकान से, गुड्स, तो गुड्स तो लिख नहीं सकता, उसके लिए क्या लिखूंगा, सेल्स। तो मेरी जर्नल एंट्री बन जाएगी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या बी टू सेल्स भी लिख सकते हैं या बीस अकाउंट भी लिख सकते हैं। ये बीस अकाउंट का मतलब ये अपोस्ट्रोफ लगाया हुआ मैंने, बी अपोस्ट्रोफ, जो ऊपर कोमा होता है उसे अपोस्ट्रोफ बोलते हैं, फिर एस, बीस अकाउंट। अगर आप अपोस्ट्रोफ नहीं लगाना चाहते हो तो आप अकाउंट नहीं लिखना चाहते हो, आप सिंपली बी भी लिख सकते हो। जब भी किसी पार्टी का नाम हो आप मत लिखिए बीस अकाउंट, चाहे आप बी लिख दीजिए, बी डेबिट 90,000, तब भी चलेगा। सो बी डेबिट तो ट्रेड, आपने देखा जनरल एंट्री में 19,000 में 20,000 का मैंने जिक्र नहीं किया। हाँ, अगर नरेशन में अगर हम ये कर देते, लिख देते बीइंग गुड सोल्ड ऑन ट्रेड डिस्काउंट एट ₹1,000, तो और ज्यादा अच्छा नरेशन बन जाता। तो इस टाइप के नरेशन भी आप जो है नरेशन में इसका जिक्र कर सकते हैं, अगर आप इसका जिक्र करना चाहते हैं। नहीं तो अदरवाइज जनरल एंट्री 19,000 की हो जाएगी, दैट्स ऑल। 20,000 का जनरल एंट्री में जिक्र भी नहीं आएगा, हाँ नरेशन में जिक्र आ सकता है। सो देयर इज नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द ट्रेड डिस्काउंट। आपने देखा जनरल एंट्री में 20,000 का जिक्र भी नहीं आया, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, इसलिए इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता। तो कैश डिस्काउंट का तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, डेबिट क्रेडिट किया जाता है, पर ट्रेड डिस्काउंट को ना डेबिट किया जाता है ना क्रेडिट किया जाता है, मतलब उसका कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट is neither debited nor credited anywhere, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट is simply adjusted in the amount of sales और purchases, तो इसको सेल्स और परचेजेस में एडजस्ट कर दिया जाता है। So episode number 2 is over. Journal entries episode number 3. At the end of the year, physical stock taking is done in every firm. The cost price of those goods is called closing stock. जब हम जर्नल एंट्रीज वाला सपोज कर रहे हैं, तो जो क्लोजिंग वाला दिन होगा, क्लोजिंग वाला दिन कौन सा होगा, मेरा बर्थडे वाला दिन तो होगा नहीं, हमेशा क्लोजिंग का दिन कौन सा होता है, 31 मार्च का। तो 31 मार्च को जब मेरी दुकान बंद हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, उस दिन शटर बंद करूंगा, और शटर बंद करके दुकान पे सीढ़ी लेके लेटर लेके एक एक किताब को देखूंगा मैं, कितनी अकाउंटेंसी की बुक्स हैं, कितनी इकोनॉमिक्स, कितनी नोटबुक्स हैं, कितने पेन हैं, और कितने डिफरेंट जो भी चीजें बेच रहा हूँ मैं, उन सब की मैं लिस्ट बनाता जाऊंगा। एक तो क्वांटिटी भी लिखता जाऊंगा और उनका कॉस्ट प्राइस भी, कॉस्ट प्राइस तो मेरे को पता ही होगा, तो कॉस्ट प्राइस भी लिखता जाऊंगा। ये जो मैं काम कर रहा हूँ स्टॉक को गिनने का, हर एक दुकानदार को करना पड़ता है, नहीं तो पता नहीं चलेगा माल चोरी तो नहीं हो रहा, ये सारी चीजें वहीं से पता चलती हैं। तो वो जो स्टॉक टेकिंग होती है, इसे बोलते हैं स्टॉक टेकिंग, मतलब फिजिकल स्टॉक काउंटिंग। जब आप फिजिकली खुद एक एक चीज को गिनना शुरू करते हो, देखते हो कि हाँ भी, सपोज आप मोबाइल की केबल्स बेचते हो, तो केबल देखा 8 केबल्स हैं, तो आप लिखोगे 8, कितने की थी, 100 रुपीज की, तो 8 × 100 कॉस्ट। एक रजिस्टर मिल जाता है बाजार से, आप उसको चाहें तो नीचे, नहीं तो अदरवाइज आप एक प्लेन शीट पे एक कॉलम बना लीजिए, नेम ऑफ द आइटम और नंबर ऑफ द आइटम्स एंड द कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट, इस टाइप से आप लिख सकते हो। और जो लास्ट में टोटल आएगा उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे, जो टोटल वैल्यू आएगी। और स्टॉक को हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होता है, इसलिए कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया तो उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट मेंशन्ड इन द जर्नल एंट्री, सिंपली राइट डाउन। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक जैसे आज हमारा है 20,000 रुपीज का, अब क्वेश्चन उठता है इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाएगी, कोई जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। जर्नल एंट्री का जो रजिस्टर होगा
उसके लास्ट में नीचे लिख देना क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2021 रुपीज 10,000। ये ढंग से लिख दिया जाता है, फुट नोट्स में लिख दिया जाता है, जहाँ जनरल एंट्री बंद होती है उसके नीचे लिख दिया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज रिटन एट द फुट नोट्स ऑफ द जनरल एंट्रीज, बी केयरफुल। और ऑनर्स एंड प्रोप्राइटर्स नेम इज नेवर यूज्ड इन द जनरल एंट्री, इंस्टेड कैपिटल और ड्राइंग्स। ध्यान दें, जनरल एंट्री में कभी भी ऑनर का और प्रोप्राइटर का नाम कभी नहीं यूज किया था, बल्कि क्या यूज किया था, उसके बदले में कैपिटल और ड्राइंग्स है। ये हम पहले ही बता चुके हैं ये वाली बात। और अकाउंटिंग साइकिल का क्या मीनिंग होता है? मींस रिपीटेटिव अकाउंटिंग एक्टिविटीज। यही वाली हर साल क्या होगा, यही ड्रामा होगा कि जितनी ट्रांजेक्शन होंगी रजिस्टर में नोट करते रहेंगे जनरल एंट्रीज, और ठीक 31 मार्च को स्टॉक टेकिंग करेंगे और जनरल एंट्रीज क्लोज करके नीचे लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। दैट्स ऑल। अगले साल एक नई किताब खरीद लाएंगे अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज की, बाजार से मिल जाती है, मुश्किल से 100-200 रुपए की मिलती है। वो आप बुक लेके फिर नोट डाउन करना शुरू कर दोगे जनरल एंट्रीज, फिर 31 मार्च को फिर जो है क्लोज कर दोगे, क्योंकि ये रिपीट होता रहेगा। जो रिपीटेटिव होते हैं इसलिए उसे साइकिल बोला जाता है, इसलिए इसे अकाउंटिंग साइकिल ऑफ जनरल एंट्रीज भी बोला जाता है। और अकाउंटिंग साइकिल हमेशा किसका होता है? इट्स ऑलवेज फॉर 1 ईयर। ये नहीं कि हर 6 महीने बाद प्रॉफिट निकाल के बैठे हुए हैं, हर 6 महीने बाद बैलेंस शीट बने हुए हैं, या आज मेरा बर्थडे है और मेरा बर्थडे आज बड़ा अच्छा मूड है, क्या किया जाए, चलो बुक्स क्लोज कर दो अकाउंटेंट साहब, देखते हैं आज कितना प्रॉफिट निकला, आज बैलेंस शीट बना दो। ऐसा नहीं होता। बैलेंस शीट बनाई जाती है, प्रॉफिट निकाली जाती है, हमेशा क्लोजिंग वाले दिन बनाई जाती है। सो अकाउंटिंग साइकिल इज ऑलवेज फॉर 1 ईयर। इस रूल को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है? द बुक्स मस्ट बी क्लोज आफ्टर एवरी 1 ईयर। तो आफ्टर ये जो रूल होता है, ना 1.5 साल ना 6 महीने, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 12 मंथ्स। ये 12 मंथ्स ही क्यों लिया जाता है? आफ्टर 6 मंथ्स क्यों नहीं? आपके स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, हर 3-3 महीने बाद आपके एग्जाम होते रहते हैं, पता लगते रहना चाहिए। ऐसे मुझे भी प्रॉफिट का पता लगते रहना चाहिए हर 3 महीने बाद। नहीं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रॉफिट आपको मिसगाइड करने शुरू कर देंगे। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज मेरा बुक का बिजनेस है, जितनी मेरी सेल्स जनवरी में, मार्च में और अप्रैल और मई में हो गई, इतनी सेल पूरे 9 मंथ्स में नहीं होगी जितनी ये 3 महीने में हो जाएगी। अगर मैं इस 3 महीने का प्रॉफिट निकालूंगा तो ऐसे लगेगा तो बिजनेस ही बहुत बढ़िया है, ये तो मतलब मुझे मरने की फुर्सत नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और जब मैं जुलाई अगस्त में बैठा हूँ बारिशों वाले दिन, बाहर टिप 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 बारिश हो रही है, दुकान पे खाली बैठा हूँ, आज कस्टमर ही नहीं आया कोई, क्योंकि स्टूडेंट्स आते ही नहीं है, उन्होंने बुक्स खरीद दिया, नोटबुक्स खरीद दिया, ऐसे खाली बैठे रहते हैं। पर हमें बिजनेस तो करना है ना। तो उन 3 महीने का अगर प्रॉफिट निकालूंगा तो ऐसा लगेगा ये तो भैया आत्महत्या कर लो, इतना लॉस हो रहा है। तो कभी इतना लॉस बताएगा, कभी इतना प्रॉफिट बताएगा। पर अगर 12 मंथ्स का पीरियड लेते हो, उसमें जो बिजनेस के अप्स एंड डाउन दोनों कवर हो जाएंगे। तो अकाउंटिंग साइकिल इज ऑलवेज फॉर 1 ईयर। ये जो डेट है 31 मार्च की, मैंने आपको बताया था, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था कि 31 मार्च को बुक्स बंद करनी है। ये वही हमें लोग सिखा के गए। पहले तो क्या होता था कि गांव के लोग होते थे, किसी का गेहूं ज्यादा है तो राजा का वो आया था मंत्री कि तूने गेहूं बहुत उगाया तो दो दो जो है पैकेट हमें भी दे दे, बढ़िया से राज दरबार में पहुंचा दिया। दैट्स ऑल, यही होता था। और जब ये लोग आए, ब्रिटिशर्स आए, उनका नहीं, सरकार को जो पैसे देने हैं वो आप जो है बिजनेस करे हो, दुकानदारी करे हो, तो 31 मार्च तक आप हमें प्रॉफिट दिखाइए कितना कमाया है, और उसमें से सरकार को टैक्स पे कीजिए। ये इस टाइप का जो टैक्स सिस्टम स्टार्ट हुआ था वो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था। ये डेट भी उन्होंने फिक्स की थी। और 31 मार्च इसलिए फिक्स की क्योंकि जनवरी फरवरी में हमारा हार्वेस्ट चलता है, हर एक जगह कटाई होती है उसकी। पहले तो सारी एग्रीकल्चर बेस्ड हुआ करती थी ना, तो इसलिए 31 मार्च की चल रही है। और जितने भी इंग्लिश बेस्ड कंट्रीज हैं जो कॉलोनीज थी, वहाँ सारी जगह 31 मार्च चलता है। चाहे आप इंडिया लीजिए, पाकिस्तान लीजिए, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, और आप न्यूजीलैंड लीजिए, ऑस्ट्रेलिया लीजिए, इंग्लैंड लीजिए, सारी जगह 31 मार्च चलता है। कहीं कहीं 31 दिसंबर भी चलता है, पर अधिकतर कंट्री में 31 मार्च ही चलता है। सो अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज हो जाता है साइकिल। तो स्टॉक, गुड्स एंड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है, इन्वेंटोरी भी बोलते हैं कुछ लोग, इन्वेंट्री बोलेंगे हम यहाँ पर। स्टॉक बोले या गुड्स बोले या इन्वेंट्री बोले, सबका एक ही मीनिंग निकलता है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मींस, मैंने पहले बताया आपको, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मींस accounting activities should stop after every 1 year. This is the rule. Accounting period concept states that books must be closed after every 1 year. अच्छा, इसमें एक LF आया था जनरल एंट्री में, उसका मीनिंग क्या होता है? लेजर फोलियो, मैं पहले ही बता चुका हूं ये। और ये क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड इज ऑलवेज फॉर 1 year because 1 year covers all the nature seasons
एंड बिजनेस सीजनल अप्स एंड डाउन्स। हर एक बिजनेस में सीजनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अगर आप आइसक्रीम का बिजनेस करेंगे तो आप देखेंगे, अगर दिल्ली में हैं आप, अगर आप जहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है, उस एरिया में क्या होगा कि जो जनवरी फरवरी मार्च होगी, सॉरी जनवरी, हाँ, नवंबर दिसंबर जनवरी में बहुत सर्दी होती है दिल्ली में, तो आइसक्रीम नहीं बिकती, वो बिजनेस उनके डाउन्स होते हैं। और जुलाई अगस्त वगैरह में, जून जुलाई मई जून में आइसक्रीम की सेल्स बढ़ जाती है। एट प्रेजेंट आई एम फ्रॉम मुंबई, तो मुंबई में तो हमेशा ही गर्मी होती है, यहाँ पर आइसक्रीम हमेशा ही बिकती रहती है, आप चाहे जनवरी हो चाहे वो जून हो, इट डजंट मैटर। पर दिल्ली में इस बात का फर्क पड़ता है, ठीक है कि नहीं? सो जनरल एंट्रीज एपिसोड नंबर 2 इज ओवर। Episode number 4. If it is not mentioned whether purchases are cash or credit, जनरल एंट्री आपको बनाने के लिए कहा जाता है और ये नहीं बताते कि परचेजेस जो हैं वो कैश की हैं या क्रेडिट की हैं। या तो लिखे कि गुड्स वर परचेज्ड ऑन कैश या गुड्स वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, फिर तो बात ही खत्म होती है। जनरल एंट्री में अक्सर इस बात का जिक्र नहीं करते कि कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा। तो वी अज्यूम दैट दीज आर कैश परचेजेस इफ द नेम ऑफ द पार्टी इज नॉट गिवन। अगर सिंपली बोला है परचेज गुड्स फॉर ₹10,000, तो हम ये मान के चलेंगे ये कैश परचेज है। पर अगर लिखा हो परचेज गुड्स फ्रॉम बी ₹10,000, अगर पार्टी का नाम दे दिया तो हम ये मान के चलेंगे क्रेडिट परचेज है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, द वर्ड गुड्स अकाउंट इज नेवर एवर मेंशन इन द जर्नल एंट्रीज, इंस्टेड द वर्ड परचेजेस और सेल्स अकाउंट इज यूज्ड। इस बात का ध्यान रखिएगा, जनरल एंट्री में कभी भी ना तो गुड्स अकाउंट कभी डेबिट होता है ना गुड्स अकाउंट कभी क्रेडिट होता है। उसके बदले में क्या होता है, या तो परचेजेस अकाउंट वर्ड यूज किया जाएगा या सेल्स अकाउंट वर्ड यूज किया जाएगा। सो बी केयरफुल। अच्छा, एक बात और मैं बता रहा हूँ कि बैड डेट्स आप जानते ही हो। बैड डेट्स का मतलब जब आपके पैसे डूब जाते हैं। एक होता है डाउटफुल डेट्स, ये भी अक्सर आप सुनेंगे कि डाउटफुल डेट्स क्या होता है। डाउटफुल डेट्स भी बैड डेट्स की तरह मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि सपोज मैंने किसी कस्टमर को सामान बेचा और 2 मंथ्स के लिए सेल्स की, और 2 मंथ्स के बाद वो पैसे नहीं दे पाया, कुछ भी वजह रही, या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, या उसकी नीयत खराब हो गई, शहर ही छोड़ के भाग गया, मैं कहाँ ढूंढता करूंगा, या उसकी डेथ हो गई। तो जनरली ये वजह होती है पैसे डूबने की। और एक कई क्या होता है कि अगर सपोज मैंने किसी को हर साल में 1 लाख रुपए का क्रेडिट सेल्स करता हूँ, और मेरा बिजनेस जिस मेरी बुक शॉप है और दिल्ली में है और रानी बाग का एरिया, फॉर एग्जाम्पल, मैं बार बार वही उसी एग्जाम्पल पे सेट हूँ क्योंकि आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, रानी बाग, तो इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ बार बार। तो अगर सपोज मैंने अगर बिजनेस स्टार्ट किया और इस साल के दौरान 1 लाख की सेल हुई, तो मैंने जो उसके जो मास्टर हैं उस बिजनेस में, उस एरिया के, तो मैंने कुछ लोगों से बात की। वो कहते हैं कि बॉस, इस एरिया में अगर आप बुक्स का बिजनेस कर रहे हो, जनरली 5% तो डूब ही जाते हैं, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। क्रेडिट सेल्स आपको इस मार्केट में करनी पड़ेंगी। अगर आप क्रेडिट सेल्स नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे, और क्रेडिट सेल्स करोगे और लगभग 5% डूब जाते हैं। और ऐसी आइडिया है, मतलब किसी के 6%, किसी के 2%, पर एवरेज 5% है इस इंडस्ट्री में। तो मैंने जब इस साल का एंड आया तो मैंने देखा कि लगभग मैं 1 लाख रुपए मैंने कस्टमर से लेने हैं क्रेडिट सेल्स के। और मुझे अपने दोस्त की बात याद आ गई कि अगर तुम रानी बाग में दिल्ली में अगर बुक शॉप खोलोगे तो 5% डूब जाएंगे तुम्हारे एवरेज बेसिस पे। तो मैंने पहले ही, अभी डूबे नहीं है, मैंने पहले ही मान लिया कि मेरे 5,000 का नुकसान हो गया। अगर मैंने 5,000 का ये नुकसान अपना लिख दिया, जस्ट मुझे डाउट है क्योंकि लोगों ने, बड़े लोगों ने मुझे कह दिया कि 5% डूबने का खतरा रहता है, तो बगैर डूबे हुए, अभी किसी ने ऐसा भी नहीं कि किसी ने मना किया हो, मैं खुद ही एज्यूम कर लिया मैंने। सो उसे बोलते हैं डाउटफुल डेट्स, जहां आपके डाउट होता है कि आप प्रिडिक्शन लगा रहे होते हो कि मेरे 5% डूब जाएंगे। डूबेंगे या नहीं डूबेंगे ये तो वक्त बताएगा। तो इस टाइप के जो एस्टिमेटेड बैड डेट्स होते हैं उन्हें डाउटफुल डेट्स बोलते हैं। बैड डेट्स होते हैं जो रियल में पैसे डूब गए, और एस्टिमेटेड बैड डेट्स क्या होते हैं, वो जो जनरली क्लोजिंग वाले दिन कैलकुलेट किए जाते हैं, उन्हें डाउटफुल डेट्स बोलते हैं। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। बैड डेट्स मींस द मनी दैट कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, और बैड डेट्स रिकवर्ड मींस मनी रिसीव्ड फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर्स व्हिच वाज अर्लियर ट्रीटेड। मैंने पहले भी बताया था आपको कि बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड में क्या फर्क होता है। और रिकवरी फ्रॉम द डेटर्स, रिकवरी फ्रॉम द डेटर्स मीन मैंने किसी को क्रेडिट सेल्स की और मेरे पास टाइम पे पैसे आ गए, दैट इज रिकवरी फ्रॉम डेटर्स। एक होता है कि मैंने किसी को माल बेचा, वो कहता मैं पैसे नहीं देता, वो मेरे बैड डेट्स हो गए।
एक होता है किसी ने कहा मैं पैसे नहीं देता पर 2 महीने बाद खुद ही देने आ गया, तो वो होते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। एक ऐसे पैसे जिसको मैं बैड डेट्स मान चुका था। बैड डेट्स रिकवर्ड एक इनकम होती है, ध्यान दें, जब जर्नल एंट्री में जब आप करेंगे तो इसे इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। और बैड डेट्स रिकवर्ड इज ऑलवेज क्रेडिटेड, क्योंकि इनकम्स डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अगर बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम है तो हमेशा क्रेडिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, ₹5,000 वाज ड्यू फ्रॉम बी। बी हमारा कस्टमर था, उससे 500 रुपए ड्यू थे, किसी टाइम में मैंने उसे क्रेडिट सेल्स की थी, ही गॉट इंस्टॉलमेंट, दिवालिया हो गया एंड नथिंग कुड बी रिकवर, कुछ नहीं मिला, 500 रुपए डूब गए मेरे। 500 रुपए डूब गए मतलब क्या हुआ, 500 रुपए मेरे बैड डेट्स हो गए। तो जनरल एंट्री क्या हो गई, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, यस मेरा लॉस हुआ अभी, उस लॉस का नाम क्या है, बैड डेट्स, तो बैड डेट्स डेबिट हो गया। तो अब क्रेडिट की तरफ आई, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, कोई इनकम नहीं हुई, 500 रुपए डूब गए, इनकम वाली क्या बात है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मेरे घर से गया, आज दुकान से गया, कुछ नहीं गया। एंड क्रेडिट द गिवर, जब भी बैड डेट्स होते हैं तो पार्टी को क्रेडिट कर दिया जाता है, और पार्टी कौन सी थी, बी। तो हमेशा इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट एंड बी अकाउंट क्रेडिट। जनरल एंट्री में कैसे लिखा जाएगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 500 एंड टू बीज अकाउंट 500। अगर आप पार्टी का नाम बीज अकाउंट नहीं लिखना चाहते तो आप 2B भी लिख सकते हो, ना अपोस्ट्रोफ लगाने की जरूरत है, ना एस लगाने की जरूरत है, ना ए ना सी, एक ये भी तरीका है। तो 2B's अकाउंट लिखिए या 2B लिखिए, 500 एक ही बात है। तो आपने देखा जनरल एंट्री कैसे की जाती है। मेरे ख्याल से आप थोड़े से अब तक कंफर्टेबल हो गए होंगे, थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि जनरल एंट्री कैसे ड्रॉ की जाती है। नाउ जनरल एंट्रीज एपिसोड नंबर 5। Every organization needs different resources to run the business, like a machine, computer, furniture and manpower. देखो, मैं कोई भी अगर कोई बुक शॉप चला रहा हूँ तो मुझे क्या रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज का मतलब होता है वो आइटम्स जो आपको चाहिए, जो आपको हेल्प करेंगे बिजनेस चलाने में। जैसे क्या चाहिए, मशीन चाहिए, कंप्यूटर वगैरह चाहिए, और कुछ हो सकता है कैश काउंटिंग मशीन चाहिए, बैठने के लिए फर्नीचर चाहिए, माल बेचने के लिए मैन पावर चाहिए। मैन पावर को तो बहुत बड़ा रोल होता है। और ये जो मैन पावर होती है, जो आप एम्प्लॉय आप अपने बिजनेस में रखेंगे, वो 2 टाइप के रखेंगे। एक तो फिजिकल एक्टिविटी का मेन रोल होगा, कईयों में मेंटल एक्टिविटी का रोल होगा। जिसमें मेनली फिजिकल एक्टिविटी चलते है उसे बोलते हैं अनस्किल्ड लेबर, और जिसमें मेंटल एक्टिविटी का ज्यादा रोल होता है, कोई खास स्किल्स का, तो वो स्किल्ड लेबर या स्किल्ड मैन पावर कहलाती है। जो अनस्किल्ड को जो तनख्वाह दी जाती है उसे वेजेस बोलते हैं, और जो मेंटल एक्टिविटी या स्किल्स के लिए जो तनख्वाह दी जाती है उसे सैलरी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये चाहे आप वेजेस पे करें या सैलरी पे कर रहे हैं, दोनों ही आपके लिए एक्सपेंस हैं, और एक्सपेंस है तो डेबिट होंगे। मींस चाहे वेजेस हो या सैलरीज हो, वो हमेशा डेबिट होंगे आपकी जनरल एंट्री में। क्यों? क्योंकि आप रूल याद कीजिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर बिजनेस में कोई भी खर्चा या लॉस होता है उसे आप डेबिट कर दीजिए। इसका मतलब वेजेस आप पे करेंगे और जब भी सैलरी पे करेंगे तो ये हमेशा आपकी जनरल एंट्री में डेबिट होंगे। क्यों डेबिट होंगे? बिकॉज दीज आर द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। सो मैन पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स टू रन द बिजनेस। अगर आपने बिजनेस करना है तो मेन रिसोर्स आपका क्या होगा। मैं एक्चुअली इसमें जो स्ट्रेस कर रहा हूँ रिसोर्स, रिसोर्सेस वर्ड आपको टेक्निकल है, इसका मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। और मैन पावर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। अच्छा, एक जनरल एंट्री है, 8 ट्रेडर्स पेज ₹1,000 टू बी एज सैलरी। 8 ट्रेडर्स ने 1,000 रुपए दिए बी को सैलरी के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ, 8 ट्रेडर्स फर्म का नाम है, ये एम्प्लॉयर का नाम है, पेज 1,000 टू बी, और बी को दिए, बी इसका मतलब एम्प्लॉई है, बी को एम्प्लॉई कितने पैसे दिए, 1,000 सैलरी दी। तो हमें क्या बनाना, इसकी जनरल एंट्री बनाने के लिए कहा जाता है इन द बुक्स ऑफ 8 ट्रेडर्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, यस, आज फर्म ने अपने एम्प्लॉय को 1,000 रुपए तनख्वाह दी, और इस तनख्वाह का नाम क्या है, सैलरी। सो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, आज कोई खर्चा हुआ, यस हुआ है खर्चा, उस खर्चे का नाम क्या है, एक्सपेंस का नाम क्या है, सैलरी, तो आप सैलरी लिख दीजिए। अब आप क्रेडिट की तरफ आए, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, नहीं भाई, आज 1,000 रुपए सैलरी दिया, इनकम वाली क्या बात हुई। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश किया, आज हमने 1,000 500 के 2 नोट दे दिए उसे, तो क्या गया हमारा, कैश। तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी फर्म से चीज जाती है उसे क्रेडिट कर दीजिए। क्या गया, कैश, तो कैश को क्रेडिट कर दीजिए। तो डेबिट क्या मिल गया, सैलरी, डेबिट, कैश, क्रेडिट। तो इसमें बी का नाम नहीं लिखा जाए, क्योंकि बी का रोल ही नहीं है इसमें। जब भी एक्सपेंसिव किए जाते हैं तो उसमें पार्टी का नाम नहीं लिखा जाता, जब भी बल्कि एक तो अकाउंट एक्सपेंस का नाम लिखा जाता है और कैश का लिखा जाता है।
देखो बी का इसमें जिक्र नहीं आया। सो डेबिट सैलरी कैश क्रेडिट। जनरल एंट्री में कैसे लिखा जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू कैश अकाउंट 1000। इसका मतलब क्या हुआ? सैलरी अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज, कैश अकाउंट क्रेडिट 1000 रुपीज। उसके बजाय क्या लिखा जाता है? टू कैश अकाउंट। आप देखिए फॉर्मेट ध्यान से देखिए इसका कैसे लिखा गया है। और नीचे नरेशन क्या लिखा गया? बीइंग पेड, सैलरी पेड। और अगर आप चाहें तो इसमें वो भी लिख दीजिए, बीइंग सैलरी पेड टू बी, अगर आप नरेशन और अच्छा लिखना चाहते हैं। नहीं तो बीइंग सैलरी पेड ये भी चलेगा। नरेशन कैसा लिखना आप बेहतर है कि लिखना है या नहीं लिखना, आप स्कूल को फॉलो कीजिए जैसा आपका टीचर कहे। फिर व्हेन जनरल एंट्री for the payment of expense is passed, when general entry for payment of expense, the name of the receiving person or recipient is never mentioned. जो रिसीविंग पर्सन होता है, जिसको आप खर्चों के पैसे देते हो, वेजेस के दे रहे हो, एडवर्टीजमेंट के दे रहे हो, कभी भी पार्टी का नाम नहीं लिखा जाता। हमेशा कैश को क्रेडिट किया जाता है और एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, उसमें पार्टी का नाम नहीं लिखा जाता। अच्छा, एक रूल होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। आपने देखा कंसेप्ट, सेपरेट आइडेंटिटी कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। एक और कंसेप्ट होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट स्टेट्स that only those incident events or deals are recorded in accountancy which can be measured in money terms. अगर कोई भी ऐसी डीलिंग, कोई भी ऐसा इंसिडेंट, कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसी डील जिसको पैसे में नहीं मापा जा सकता, उसको हम अपनी अकाउंटिंग में नोट नहीं करेंगे। मतलब अकाउंटिंग में नोट नहीं करेंगे मतलब उसकी जर्नल एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे लिए अकाउंटिंग तो जर्नल एंट्री है ना, उसे जो है उसकी जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा आज एक बहुत अच्छा सेल्समैन था, वो आज जॉब छोड़ के जा रहा है, शहर ही छोड़ के जा रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। पर इस लॉस को मैं जनरली लिख नहीं पाऊंगा, इसकी मनी वैल्यू नहीं लगा सकता, तो इसलिए मैं इस इवेंट को जर्नल एंट्री में नहीं लिखूंगा। तो इसलिए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस के उन्हीं इंसिडेंट्स को, उन्हीं इवेंट्स को, उन्हीं डील्स को नोट कीजिए जिसकी एग्जैक्ट मनी वैल्यू या एस्टिमेटेड मनी वैल्यू लगाई जा सकती है। अच्छा, एक बात हो सकती है, परचेजेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस। जब मैं माल खरीदने जाता हूँ, बुक्स खरीदने जाता हूँ, मैंने बताया मेरी दिल्ली में बुक शॉप है, क्लासिक बुक स्टोर, रानी बाग में मेरी दिल्ली में दुकान है, और मैं जो सामान खरीदता हूँ वो दरियागंज दिल्ली से खरीद के लाता हूँ। तो दरियागंज वाले मेरे सप्लायर हो गए, और रानी बाग के लोग, मेरे दिल्ली में जो रानी बाग के लोग हैं वो मेरे कस्टमर्स हो गए। तो जो सप्लायर है जिससे मैं सामान खरीदता हूँ वो मेरे होंगे परचेजेस। और जो परचेजेस दो टाइप के होते हैं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। अगर मैं गया सप्लायर के पास, कैश दिया और सामान ले लिया तो मेरी कैश परचेज है। अगर मैंने सामान पैक करवाया और मैंने कहा बाय बाय, अगले महीने पैसे दूंगा, और पैसे की बजाय प्रॉमिस दे आया, तो वो क्रेडिट परचेज कहलाती है। If the question is silent about the type of sales and purchases and the name of the parties given, it is assumed that these are the credit purchases. अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि ट्रांजेक्शन में लिखा ही नहीं होता कि कैश परचेजेज है, क्रेडिट परचेज है, तो हम कैश परचेज मान लेंगे अगर पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ। अगर पार्टी का नाम लिखा हुआ तो हम क्या मान के चलेंगे? क्रेडिट परचेज। फॉर एग्जांपल, आपके लिखा था ट्रांजेक्शन ए सेल्स गुड्स टू बी फॉर रुपीज 10,000, ए ने बी को सेल्स की 2,000 रुपीज की। अब बताएं था कि कैश में की या क्रेडिट पे, और यहाँ पार्टी का नाम दिया हुआ है टू बी, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये क्रेडिट सेल्स है, पार्टी का नाम दिया हुआ। It will be treated as credit sales because the statement is silent, but the name of the party is given. अगर ये बोले कि A sells goods for rupees 2,000, A ने सेल्स की 2,000, फिर वही प्रॉब्लम, बताया नहीं जा रहा कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स है, तो इस सिचुएशन में आप क्या मानेंगे? इसे आप कैश सेल्स मानेंगे, क्योंकि पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ और क्वेश्चन साइलेंट है, तो इस ट्रांजेक्शन को आप मानेंगे कैश सेल्स। सो सेल्स आर always shown at the selling price in the journal entry, not at cost price. ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि अगर आपने सपोज 1,000 वाली बुक 2,000 में बेच दी, जनरल एंट्री में आप भूल जाइए, जबकि इसका रोल होता था अकाउंटिंग इक्वेशन में, पहले वाले अकाउंटिंग साइकिल में, पर इस अकाउंटिंग साइकिल में इसका कोई रोल नहीं होगा। भूल जाइए 1,000 उसने क्यों लिखा है, वो जस्ट इज बिफोलिंग अस। 2,000 रुपए की बुक बेची, 2,000 रुपए की सेल्स की, हम लिखेंगे कैश टू सेल्स 2,000 रुपीज, हमें कोई लेना देना नहीं है उसके कॉस्ट प्राइस से। और प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ गुड्स इज नेवर शोन इन जनरल एंट्री, जबकि ये प्रॉफिट एलिमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाया जाता था, पर जनरल एंट्री में कभी भी प्रॉफिट ऑन सेल्स नहीं दिखाया जाता। फॉर एग्जांपल, ए सेल्स गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 500 फॉर 2,000। ए ने माल बेचा 500 रुपए वाला 2,000 रुपए में, 1,500 का फायदा हो गया। भूल जाइए आप, ए सेल्स गुड्स, पहली बात तो ये कैश सेल्स है, और कितने की है? 2,000 की। 500 दे रहा है,
ये कंफ्यूज करने के लिए हमें दे रहा है। हमें 500 से कोई लेना देना नहीं है जनरल एंट्री से। तो इसका रूल क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, माल बेचा कोई लॉस नहीं हुआ। डेबिट व्हाट कम्स इन, यस क्या आया, कैश, तो कैश डेबिट हो गया। क्रेडिट पे क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कोई इनकम नहीं हुई, आपको हुआ तो है 1500 का प्रॉफिट, पर जनरल एंट्री में हम कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं। हम तो सिंपली मान के चलेंगे ए सेल्स गुड्स फॉर रुपीज 2000, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यस क्या गया, गुड्स गया आउट, तो गुड्स आप क्रेडिट करेंगे, पर गुड्स नहीं लिखेंगे, गुड्स की बजाय सेल्स लिखेंगे। तो जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप इसे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब अगर आपके पास एक आप बुक जो है इसे वो कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा आज याद करके। अच्छा, अभी बीच में काफी हमारे पास कुछ लोग जो है मिस कर बैठे इसको, क्योंकि अब स्टार्ट हो गया तो अब बीच में कोई एंट्री लेगा तो उसे समझ नहीं आएगी। तो हम 1 जून 2021 से फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं, 2 वीक्स का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं फ्री का। अगर कुछ लोग रह गए आप में से, आपके दोस्तों में से, तो आप इंटीमेट कर दीजिएगा उन्हें। एक तो उन्हें फ्री बुक भी मिल जाएगी और ये वाला फ्री कोर्स भी मिल जाएगा। ये 2 वीक का कोर्स होगा, रोज 90 मिनट्स की क्लास होगी और 12 क्लासेस देंगे हम। तो जितनी भी क्लासेस अटेंड करना चाहिए, अगर आप 11th के बच्चे हैं तो आप ये सारे जरूर कीजिएगा अटेंड। ये 2 वीक्स की क्लासेस लगातार अटेंड कीजिएगा और आपको काफी फायदा होगा उस चीज से, आपका बेस बढ़िया बन जाएगा। और उसके बाद 15 तक ये चलेंगी और 16 को हम जो स्टार्ट कर रहे हैं 11th और 12th की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और MWF जो होगा वो 11th होगा और TTS हमारा 12th होगा। तो मंडे टू सैटरडे क्लासेस चला करेंगी। तो वो भी अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप अटेंड कर सकते हैं वो क्लासेस। और आप जो बुक है आप हमारे उसमें चले जाएगा, उसमें प्ले स्टोर में, तो वहाँ पर प्रोफाउंड मेंटर्स में अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको ये हमारे लेक्चर भी मिल जाएंगे। जो मैं इस समय बोल रहा हूँ ये सारे रिकॉर्ड होकर वहाँ लोड हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि आपको वहाँ से बुक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, पहले ही जो हमने ग्राफिक्स के वो लेक्चर्स बनाए हुए हैं, 57 वीडियोस हैं, वो भी फ्री हैं। वो आप चाहें तो प्रोफाउंड में जाके देख सकते हैं। तो ये इसलिए हमें फिर फर्स्ट को स्टार्ट करना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी हमारे पास अभी मैसेजेस आए हैं और ईमेल्स आए हैं कि हम कहीं बिजी थे और ये मतलब क्लासेस निकल गई तो दोबारा करवाइए। तो इसलिए हमें 1 जून को स्टार्ट करना पड़ रहा है। अच्छा, अब हम ले रहे हैं जर्नल एंट्रीज एपिसोड नंबर 6। अच्छा, ट्रांजेक्शन्स का क्या मीनिंग होता है? आप जानते हो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बहुत लेना देना पड़ता है, डीलिंग, कुछ इंसिडेंट्स, कुछ इवेंट्स और कहीं गिव एंड टेक होता है। जिसकी मनी वैल्यू होती है वो मतलब ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। जिसकी मनी वैल्यू नहीं उसे ट्रांजेक्शन्स नहीं बोलेंगे। ये नहीं कि मैंने सुबह सुबह आज दुकान खोली और जो है एक बड़ा अच्छा सा एक म्यूजिक चल रहा था और मेरी तबीयत पसंद होगी और सारा दिन मैं खुश रहा और सारा जो है मैंने अच्छा बिजनेस किया, एनर्जेटिक, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया। अब आप ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसकी मनी वैल्यू नहीं है। मैं सुबह मनी वैल्यू थोड़ा लगाऊंगा 10,000 20,000 रुपीज। तो ऐसे जो इंसिडेंट जिसकी एग्जैक्ट मनी वैल्यू नहीं है उसे हम ट्रांजेक्शन नहीं बोलते। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कौन सी होती हैं? जिसमें एकदम इमीडिएटली ना कैश आता है ना जाता है, उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स मनी डज नॉट मूव इमीडिएटली। और क्रेडिट सेल्स मीन्स goods are sold to the customer but the customer doesn't pay cash immediately। तो सेल्स दो टाइप की होती हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में क्या होता है, पैसे तो नहीं आते, प्रॉमिस आता है। सो क्रेडिट कस्टमर, जो हमारा कस्टमर होता है जो क्रेडिट पे माल खरीद जाता है हमारे से, जो सामान ले जाता है, इज कॉल्ड डेटर, नॉट डेब्टर। बी साइलेंट होता है। डेटर मीन्स मनी टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर और लेटर। और डेटर्स आर शोन एज एन एसेट। अगर आज मैं लिस्ट बना रहा हूं तो डेटर्स की भी, उस एसेट्स की लिस्ट में डेटर्स भी आ जाता है। सपोज मेरे डेटर्स 50,000 है मेरी बैलेंस शीट में। व्हाट इट मीन्स कि मैंने 50,000 रुपए कस्टमर से लेने हैं। अगर आप डेफिनेशन एसेट्स की देखेंगे, एनीथिंग आई ओन दैट्स माय एसेट, और एनीथिंग आई हैव टू, एनी मनी आई हैव टू रिसीव इन फ्यूचर, वो भी मेरी एसेट होती है। तो इसलिए डेटर्स हमारी क्या होती हैं, एसेट्स होती है। पर शॉर्ट टर्म एसेट्स, क्योंकि ये पैसे 2-4 महीने में आ जाते हैं। और शॉर्ट टर्म का मतलब विद इन 1 ईयर जो पैसे आ जाएंगे वो आपकी शॉर्ट टर्म एसेट होगी। विद ड्यू मनी
व्हेन ड्यू मनी बिकम्स अनरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर, अगर ड्यू डेट आ गई और वो पैसे नहीं दे पाया, उसने मना कर दिया, चाहे डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, नियत खराब हो गई, वो हमारी क्या कहलाती हैं, बैड डेट्स। इसमें काफी चीजें रिपीट हो रही हैं, क्योंकि अगर आप हमारे वो देखेंगे, लेक्चर्स देखेंगे ग्राफिक्स वाले जो पहले प्री रिकॉर्डेड है, उसमें एक्चुअली इसका जिक्र किया गया, इसलिए हमें बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। और रिपीट हम जानबूझ के भी कर रहे हैं इसको, ताकि क्योंकि आपका बेस बन रहा है, बार बार रिपीटिशन से आपको ये जो जितने भी कंसेप्ट्स हैं और इजी होते जाएंगे आपके लिए। अच्छा, क्रेडिट परचेज मींस गुड्स आर परचेज फ्रॉम द सप्लायर बट मनी इज नॉट पेड इमीडिएटली। ठीक है ना, जब मैं किसी से माल खरीद के लाऊंगा, दो टाइप की परचेज होंगी, कैश या क्रेडिट। जब मैं पैसे दूंगा और माल खरीद के लाऊंगा तो कैश परचेज है, पर मैंने पैसे तो दिए नहीं, प्रॉमिस दे के अगर सामान ले आया तो वो क्रेडिट परचेजेस आएंगी, मनी डजंट गो इमीडिएटली। अच्छा, क्रेडिट सप्लायर कौन होता है? मेरा क्रेडिटर होता है। दिस बिकम द ओइंग फॉर द फर्म। फॉर एग्जांपल, मैं आज गया अपने दरियागंज में, मेरा सप्लायर बैठा हुआ, आज मैंने 50,000 की बुक्स परचेज करवाई, टेम्पो बुलवाया और चलो जी अपनी दुकान पे। उनका भाई साहब पैसे, मैंने कहा मैं अगले महीने दे जाऊंगा। तो वो मेरा जो सप्लायर है, ही विल बिकम माई क्रेडिट सप्लायर, और टेक्निकली क्या बोलते हैं, माई क्रेडिटर, क्योंकि ये मैंने पैसे उसे महीने बाद देने, और इट विल बिकम माई लायबिलिटी। घर में मेरी बैलेंस शीट अगर आज बन रही है तो वो लायबिलिटी बन जाएगा 50,000 का। अच्छा, अगर इफ द वर्ड इज यूज्ड ओनली कैरीज, इट मींस कैरीज इनवर्ड। आप जानते हो ना कैरीज का मतलब क्या होता है? द कोस्ट ऑफ कैरिंग गुड्स। जब मैं दरियागंज से माल लेके आऊंगा रानीबाग की तरफ, तो टेम्पो किया वो मेरा कैरीज है, बट कैरीज इनवर्ड है। अगर मेरे को कस्टमर आता है कोई दिल्ली से, सपोज रानीबाग में दुकान है, और मेरे पास फॉर एग्जांपल रोहिणी से एक ऑर्डर आया स्कूल से कि आप हमें 10,000 की बुक्स भेज दीजिए, तो मैंने एक टेम्पो किया और भेज दिया उसे, या कोरियर के थ्रू भेजा, तो वो कैरीज आउटवर्ड हो जाएगा, क्योंकि मेरा माल आउटवर्ड हो रहा है। कैरीज इनवर्ड होता है कैरीज ऑन परचेजेस, कैरीज आउटवर्ड होता है कैरीज ऑन सेल्स। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, सिर्फ कैरीज लिखाओ, अब यही नहीं पता लग रहा है इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो हम क्या एज्यूम कर दिया करेंगे कि कैरीज इनवर्ड होगा। और गुड्स परचेज इन जर्नल एंट्रीज नॉट एन एक्सपेंस एंड लॉस। आपने देखा जब भी गुड्स परचेज किया तो उनसे एक्सपेंस नहीं माना जाता, और ना ही ऐसे गुड्स सोल्ड को कभी गेन माना जाता है, और ना गुड्स परचेज को एक्सपेंस माना जाता है ना। ठीक है, और गुड्स सोल्ड आर ऑलवेज शोन एट द सेलिंग प्राइस इन द जर्नल एंट्री, द कॉस्ट प्राइस इज नॉट कंसर्न इन एनी वे। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इस जर्नल एंट्री में। तो मेरे ख्याल से अब मैं जो है, दैट्स ऑल एपिसोड आज हमने 6 कवर कर लिए जर्नल एंट्रीज के, और कल जो है हम स्टार्ट करेंगे, कल काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे जर्नल एंट्रीज के। सो मैं बार बार ये वाली बात कह रहा हूँ कि आप ये बुक को जरूर पैरेलल पढ़िए, और पैरेलल आप वीडियोस भी देखिए, और तब आपके लिए इफेक्टिव हो जाएगा, आपको और मजा आएगा पढ़ने में, और स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, जो मैं टीच कर रहा हूँ बहुत स्पीड से कर रहा हूँ, ये बड़ा एक तेज मेरी चल रही है, टीचिंग चल रही है, तो हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो, पर अगर आप पैरेलल, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। सो यहाँ ये जो है प्रोफाउंड मेंटर से आप जो है बुक डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस इवनिंग, सी यू टुमारो। सो कल हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज नंबर 7 से। थैंक यू वेरी मच।